बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साल 2022 के माह नवंबर की सुबह की आवाज के साथ मैं हूं यासिर खान और मैं हूं आमना आदिल। आप देख रहे हैं सुबह की आवाज, जहां आप सुनते हैं दुनिया की, पाकिस्तान की, हाल की, फिलहाल की और अवाम की आवाज हमारे साथ। बिल्कुल, हर सुबह आपको सताना प्यारा लगता है, सोए हुए को नींद से जगाना अच्छा लगता है। उम्मीद करते हैं आज की सुबह आपकी काफ़ी अच्छी होगी। थोड़ा मैंने सोचा थोड़ा सा आइसिंग ऑन द केक कर दें और सुबह के टाइम हम थोड़ी सी पोएट्री भी कर दें, तो अक्सर बड़े क्लिप वायरल होते हैं इस तरह के। ओके तो आप वायरल होने के लिए करना चाह रहे हैं? नो, मैं सुबह जो है नींद से बेदार करने के लिए, आवाम को रिफ्रेश करने के लिए, क्योंकि जब भी हम टॉपिक डिस्कस करते हैं ना तो कोई ना कोई सैड न्यूज़ होती है, पॉलिटिक्स ये वो, तो आवाम कभी बेजार हो जाती होती है। तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होना चाहिए। ओके तो करें, आपकी पोइट्री की तरफ आते हैं। नहीं, पोइट्री हमारी हो गई है, डेली का एक होगा ना, सारे आज निकाल दूंगा तो फिर पूरा स्टॉक खत्म हो आपने जाएगा। पोइट्री सुनाई है? हाँ। कहाँ थी? आप शायद यहाँ पे नहीं थी। नहीं, मैं यहीं पे थी, लेकिन मैं समझ नहीं आई कि पोइट्री कहाँ है। तो फिर अगली बार गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा डेली यहाँ पे जो है एक दफा फिर होना चाहिए। मतलब यासिर ने पहली दफा हमारे ऑन एयर जो है एक शेर पर एक दफा तो और हर सुबह आपको सताना प्यारा लगता है, सोए हुए को नींद से जगाना अच्छा लगता है। बस ओके, थैंक यू सो मच। और ये मेरा शेर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप वैसे खुद से कह रहे हैं, दिस वाज नॉट पोएट्री। तो आज नाज़रीन हम बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी डेवलपमेंट देखने में आ रही हैं। जी, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी खबरें हमें नजर आ रही हैं और वो खबरें जो हैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग तर होती जा रही हैं। वो हम खुद देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से काफी सारी चीजें जो है वो एक साथ कोलैबोरेट होकर हमारी सियासत को मिर्च मसाला लगाती नजर आती है। तो अब जो है ऑब्वियसली जो लड़ाई, जो जंगें चल रही थी, उनकी तरफ से अब जो फैसले हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह काफी सारी चीजें, जैसे कि सबसे ज्यादा हम लोग हर रोज यासिर, मतलब ये तो हमारा वो कहते हैं ना कि जैसे नाश्ते के अंदर पराठा बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसी तरह से हमारे मॉर्निंग शो के अंदर लॉन्ग मार्च और पीटीआई को डिस्कस करना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा आती है जी वहां से। तो पहली आ चुकी हैं, जहाँ के बात करें कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आगे से गवर्नमेंट, पीडीएम, आर्मी चीफ और अंदरूनी मामलात, ऊपर से पंजाब गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, क्या क्या मामलात आपस में मिले जुले हुए हैं, सब पे डिस्कस करेंगे, सब पे बात करेंगे। और क्या चीजें जो है महंगाई की बात जो है, अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए, महंगाई की बात ना की जाए, तो इस तरह की बहुत सारी बातें जी करेंगे। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इतनी सारी खबरें आ रही होती है कि लगता है कि एंटरटेनमेंट को हम भूल ही जाएंगे, लेकिन फिर भी आप हो, हम हो, हमारा साथ हो और एंटरटेनमेंट ना हो, हम आपको एंटरटेन ना करें, ये नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स को तड़का देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अपने मुल्क के साथ, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ और आसपास क्या हो रहा है उस पर नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पॉलिटिक्स पर नजर रखना तो भाई बेहद ज्यादा जरूरी हो चुका है आज के जमाने में। तो पहले टॉपिक की तरफ आते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो जी ये है कि पीटीआई के जो चेयरपर्सन और हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पर जो 3 नवंबर को हमला हुआ वजीराबाद में, उसके अंदर पेशरफ दिखाई दी है और उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो मुल्जिम है उसका टेस्ट करवाया जाएगा, क्योंकि 3 दफा उनका टेस्ट करवाया गया है। उसके अंदर बताया गया है कि मुल्जिम के एक्चुअली बहुत बड़ा केस था, उसके बाद जो है बहुत सी डेवलपमेंट्स देखने में आई है, मुल्जिम के बयानात भी रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं और हर बार जब भी उसका इंटरव्यू किया जाता है उसके बयानात बदल जाते हैं कि पहले कभी और स्टेटमेंट, फिर उसके बाद। और ये स्टेटमेंट पहले भी देखने में, जब उसको पकड़ा गया, थाने ले जाया गया, एट दैट टाइम स्टेटमेंट आई कि भाई उसने तौहीन मजहब के ऊपर बात करते हुए उसको गुस्सा आया तो उससे बर्दाश्त ना हुआ तो उसने फायरिंग कर दी। फिर उसने बात की कि उसकी बेगम से बात हुई तो उसने कहा वो पागल है या इस तरह से है। फिर उसने बात की मेरे दोस्त ने मुझे असलहा दिया, मुझे किसी ने कहा। तो हर बारी जो है उसकी जो है स्टेटमेंट चेंज होती जाती है। तो क्या एक्चुअल में मुल्जिम की तरफ से खबरें आ रही हैं सामने, क्या चीजें जो है वो पसे पर्दा हो रही हैं और क्या पेशरफ्त है, ये सारी बातें जी आज हम अपने प्रोग्राम में करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जी पाकिस्तान के एक बड़े फैसले के बारे में, बल्कि बड़ा फैसला नहीं बल्कि एक बड़ा फ्लॉ कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि पाकिस्तान में 20 पावर प्लांट ऐसे हैं जो कि अनफंक्शनल हैं और हुकूमत जो है बेशुमार
काविशों और इतनी सारे वसाइल होने के बावजूद भी उनको फंक्शनल नहीं कर सकी, हम उनको गर्मियों में नहीं जला अक्सर जो सकी। है इस चीज़ का जो है रोना रो रहे होते हैं कि हमारे पास बिजली का शॉर्टफॉल इतना ज़्यादा हो गया है, शॉर्टफॉल इतना हो गया तो क्यों नहीं हम उसको पावर प्लांट को सेट करें। हमारे पास ज़राए मौजूद हैं, रिसोर्सेज हैं, हम उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे ड्यू टू कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं हमारे ऑफिस की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट्स की तरफ से, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो पाती सिर्फ उनकी वजह से, हमारे जो है इदारों की सुस्त रवि की वजह से वो इस वक्त जो पावर प्लांट्स हैं, जो रिसोर्स हैं वो इस वक्त बंद पड़े हैं। हम उनको चला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आवाम की नज़रों से भी ओझल किए हुए हैं। और उसके अलावा जो है उनको वहाँ इस्तेमाल नहीं किया जा रहा जहाँ हमारा शॉर्टफॉल आ रहा है, जहाँ हमें फ्लक्चुएशन बिजली की आ रही है। और 20 पावर प्लांट के अनफंक्शनल होने की वजह से 5000 मेगावाट जो एनर्जी है, जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो जो है इंक्लूड ही नहीं हो रही पाकिस्तान के अंदर। एक दिस इज अ बिग नंबर, 5000 मेगावाट एनर्जी जो है वो हमारी जो है अनफंक्शनल पावर प्लांट्स की वजह से पाकिस्तान को नहीं मिल रही है। और हमको देखते हैं कि हमारे रिमोट एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी का कितना इशू है और लोगों को कितने सारे इश्यूज हैं, और ये चीज़ जो है ये इन अ लॉन्ग रन उनको कितनी हेल्प कर सकती थी। तो क्या हुकूमत इतनी ज़्यादा मफलूज हो चुकी है कि वो इन 20 पावर प्लांट्स पर काम भी नहीं कर सकी। इस पर बात करेंगे कि एक्चुअल में कब से ये पावर प्लांट्स बंद हैं और क्यों बंद हैं और क्या वजूहात है, लाइसेंस का कोई मसला है या फिर वो मुरम्मत की या वजह हमारे से बंद है। डिपार्टमेंट्स की तरफ कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, वहां से कोई रुकावट आ रही है, मसला आ रहा है, क्यों काम नहीं किया जा रहा, सब कुछ मौजूद है, लेकिन फिर भी अपनी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हम फिर भी डिपेंडेंट हैं अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले मामलात पे। तो खैर ये हमें बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, इस सब पे बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वंस अगेन, हमारे पीएम शहबाज शरीफ साहब आजकल बहुत टूर लगा रहे हैं, यानी कि कभी तुर्किया, कभी मिस्र, कभी लंदन, कभी कहाँ कहाँ। तो वैसे तुर्की फिर उनका दौरा हो गया, 3 रोज़ा दौरा जो है प्लान हो चुका है। एग्जैक्टली और उसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। और या से टर्की की बात हो और मेरा क्रश जो है उसकी बात ना करें हम तो ये नहीं हो सकता। बिल्कुल, टर्की के नाम सुनते ही आप स्टक हो गए थे अभी। हाँ। बिल्कुल, टर्की वाकई डेस्टिनेशन मुझे बहुत बहुत पसंद है, इस्तांबुल, वहाँ के मस्जिद, और लिटरली यकीन करो मैं आई एम प्लानिंग कि मेरी थोड़ी सी सेविंग्स हो। यार ये सेविंग्स भी नहीं होती, यकीन करो कि जैसे जैसे हम सोचते रहे कि अच्छा आई एम ऑलमोस्ट देयर कि मेरी सेविंग्स हो रही है, तब भी कोई खर्चा निकल आता है, यकीन करो। बिल्कुल ऐसा होता है। तो खैर हमारे पीएम साहब जो है इस वक्त तुर्की का प्लान पूरा हो चुका है, 3 रोजा दौरा है। चले हम ना सही, हमारे प्राइम मिनिस्टर सही, वो तो चलो दौरा कराएंगे, दौरा कर और रहे हैं, इसके बारे में जी प्रॉपर शेड्यूल भी जारी हो चुका है कि पीएम साहब ने जो है कमर बांध ली है, कमर बस्ता है टर्की के टूर के लिए। 24 नवंबर को रोजा जो है ये उनका टूर दौरा स्टार्ट होने वाला है, और इस टूर में जो है तो अहम उनके जो गैर मुल्की वफ्द है उनसे भी मुलाकात होगी और अहम सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। और ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म तुर्क हम सब तुर्किया बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकातें करेंगे, और उनकी रवानगी से कबल ये रिपोर्ट आ चुकी है, प्लान तश्कील दिया जा चुका है। इस महीने के अंदर मेरे ख्याल से काफ़ी टूर्स हो चुके हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब के, तो खैर ये टूर भी हो रहा है। इसके बाद भी और टूर्स मुतवक्की हैं, लेट्स सी आगे देखने में क्या होता है। और टूर्स क्यों हुए, क्या वजह थी, क्या अंदर प्लानिंग्स हैं, और टूर बार बार क्यों हो रहे हैं, इस पर आज बात करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जी वेस्ट टू एनर्जी फार्मूला, उसकी तहकीक के जो आखिरी मराहिल है वहाँ पर पहुँच चुका है जी। और लाहौर के अंदर ये फार्मूला जो है ये मंसूबा जो है मुकम्मल कब होगा और 100 मेगावाट एनर्जी कब जनरेट करना ये शुरू करेगा, ये फार्मूला एक्चुअल में है क्या, वेस्ट टू एनर्जी क्या जो है मैकेनिज्म है, किस तरह से फंक्शन करती है, हमें किस तरह से फ़ायदा देगी, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और किस तरह से इसको एड किया जाएगा, फंडिंग किस तरह की है, कब से काम शुरू है, ये सारी बातें जो है हम अब इसमें आपको भी बताएंगे। और टाइम बहुत शॉर्ट है तो ये ज़रूर हम आपको बताएंगे कि वेस्ट टू एनर्जी है क्या। तो इसके अलावा जो है नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, तो गोल्ड की प्राइस बिल्कुल गोल्ड से पहले आई थिंक सो हम एक अहम टॉपिक पे बात कर लेते हैं, चूंकि इस वक्त जो है आप जैसे अक्सर कहती हैं कि जान है तो जहान है, तो कोविड का मसला वंस अगेन दोबारा से वहां से शुरू हो रहा है जहां से हम चाइना का ख्याल करते थे कोविड-19 के अंदर 2019-20 के अंदर जब चाइना में शुरू हुआ था, पहले वहां से शुरू हुआ, अब मेरे ख्याल से वहां किसी और शहर में शुरू हो चुका है और वहां पे पाबंदियां भी लागू हो चुकी हैं। और चाइना के अंदर जो है क्रैक लॉकडाउन जो है वो भी हमें नजर आया।
उन्होंने डेथ्स के बाद जो कोविड का दोबारा से असर जो कोविड ने पकड़ा है, उसके बाद जो डेथ्स होना शुरू हुई है, उसके बाद उन्होंने कम्प्लीटली क्रैक डाउन कर दिया और उन्होंने लॉकडाउन कर दिया है कि कोई भी चीज़ फंक्शनल नहीं होगी जब तक हम लोग जीरो कोविड पॉलिसी के थ्रू जो है वो लोग काम कर रहे हैं, कि जब तक कोविड को हम कम्प्लीटली ओवरकम नहीं करेंगे तब तक हम उस तरह से फंक्शनल काम जो है अपने सरंजाम नहीं देंगे। तो ये चीज़ जो है काफ़ी चीज़ों में नजर आई। और उसके बाद बिल्कुल फिर से सोने की कीमत बढ़ चुकी है, $8 मजीद महंगा हो चुका है। दिन ब दिन हम बात करते हैं मार्केट में हम लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे थे पिछले कुछ अरसे में, सोना जो है लाइक घर में सोने वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना, उसके अंदर प्राइस के जब इस तरह का सोना महंगा होगा ना तो वो भी सोना महंगा ही पड़ेगा। हाँ, वहां भी नींद नहीं आनी हमें नींद नहीं आनी, बिल्कुल यही है। अगर घड़ी नाथ बेचते तो ये घड़ी नाथ है। तो अच्छा, तो ये सीन है कि हम लोग पहले जो बात कर रहे थे वो थे सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के मार्केट के अंदर जो सोने की प्राइस है, गोल्ड प्राइस है, उसके इंक्रीज में। लेकिन अब जो है आलमी मार्केट ने भी पाकिस्तान का जो है असर लेते हुए $8 जो है महंगा कर दिया है सोना, और गोल्ड की प्राइस में इंक्रीज जो है वो आलमी मार्केट के अंदर भी हो चुका है। तो ये है जी आज की खबर, और इसके अंदर मजीद क्या टेक्निकलिटीज है और क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स है, वो भी किस चीजों से लिंक करती हैं और कहां इस वक्त किन लोगों को इसकी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा यासिर, यहाँ पर आई वुड लाइक टू ऐड कि गोल्ड जो है ना वो डी-डॉलराइजेशन के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। तो द पीपल जो कि डॉलर को जो है वैल्यू नहीं देना चाहते हैं, तो वो लोग डी-डॉलराइजेशन के लिए सोना खरीदते हैं और वो सोने के अंदर जो है ट्रेड भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो ये डी-डॉलराइजेशन का जो फैक्टर है ना, ये भी सोने को बड़ा इंपॉर्टेंट बना देता है। तो खैर इस पर डिटेल में बात करेंगे ना कि क्या इश्यूज हैं और उस वक्त किन किन को मसला है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आज पॉलिटिक्स बहुत है, क्योंकि मुल्क के फैसले बहुत अहम होने जा रहे हैं और अब सबकी नजरें जो है इस वक्त हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर पड़ी है। और आपको बताते चले कि एक और टॉपिक, क्योंकि बिल्कुल ये मैं बताऊंगी तो हमारे जी क्योंकि आपने कल अच्छा खासा बोल लिया है, तो आज दिस इज माय टर्न कि मैं आपको थोड़ा रिलीफ दूं। तो पॉइंट ये है जी कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब कल जो है वो पीएम हाउस का दौरा करके शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी की है और बहुत सारी बातों पर नजरसानी भी की है, मुल्की हालात पर भी। तो इस चीज का भी एक अंदिया दिया जा रहा है कि इलेक्शंस की क्या रूटीन होने वाली है और लॉन्ग मार्च किस तरह से इफेक्ट करने वाला है। एहतजाजी कार्रवाइयों के बारे में भी बात हुई है, तो उसके अंदर क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, क्या सामने आए हैं, रिजल्ट सामने आए हैं, ये सारी बातें भी की जाएंगी। इस पे बात करेंगे क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन है, आपस में बड़ी मुलाकातें हो रही है, जरदारी साहब की हुकूमत से मुतालबे हो रहे हैं, मुलाकातें वगैरह। और इसके अलावा बात करें कि यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के दौरे भी बहुत मैटर कर रहे हैं, खान साहब के बयानात बड़े मैटर कर रहे हैं, आर्मी चीफ की तैनाती का मामला, इस सब पर बात करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चूँकि इंडेक्स आपको बता चुके हैं, इंडेक्स की भरमार है और इंडेक्स के अंदर जो हमने टॉपिक्स बताए हैं वो वेरी सिग्निफिकेंट, वो बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेवलपमेंट्स आ रही हैं, पॉलिटिक्स है और उसके बाद तैनातियाँ हैं और बहुत से इशूज़ अंदर बात करेंगे। लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट इशू के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, उसके अंदर जो फायरिंग वाला वाक़या पेश आया, खान साहब पर फायरिंग हुई, उनके दीगर जो है उनके पार्टी रहनुमा थे उन पर भी फायरिंग की गई है। उस सब के बाद जो है फिर FIR का मामला पेश आया, उसके बाद जो है मुलजिम जो नवीद है उसका भी मामला चल रहा है अभी तक, लेकिन वो अभी तक हल होने में नहीं आया। इस सब पर भी बात करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अगर हम लोग बात करें लॉन्ग मार्च का एक सिलसिला जो है वो 29 नवंबर को स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो है इमरान खान साहब पर हमला हुआ, कातलाना हमला हुआ, और वो कातलाना हमला जो है बहुत सारी पेशरफ्त के साथ सामने आया, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हमें नजर आई। शौकत खानम अस्पताल से वीडियो पैगामात भी जारी होते हमें नजर आते हैं। जो उस वक्त वाक़या पेश आया उसके बारे में एक बार फिर आपको बताते चले कि लॉन्ग मार्च वज़ीराबाद में वाक़या पेश आया जहां फायरिंग हुई। फायरिंग के फौरन बाद खान साहब को करीबी निजी हॉस्पिटल ले जाया गया और इसके अलावा जो है हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनको फौरन से शौकत खानम शिफ्ट किया गया। खान साहब को रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके बयानात के मुताबिक 4 गोलियां लगी थी। उसी के साथ साथ हम खुद जानते हैं कि लॉन्ग मार्च की इन अ लॉन्ग रन उसके काफ़ी सारी चीज़ों पर असर भी डाला गया है। और कल जो हमारे जरदारी एक्स प्राइम मिनिस्टर आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो PM हाउस तशरीफ भी लेकर गए, वज़ीर आज़म हाउस में उनकी मुलाकात
बात भी हुई और इमरान खान साहब भी अपने वीडियो पैगाम जारी करते रहते हैं और बहुत सारी सिचुएशंस पर बात हुई है जी। और इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है जो बिल्कुल से बात करने मौजूद है राजा हैदर साहब, सब बहुत शुक्रिया। में राजा ज़मीर साहब मौजूद हैं, हमें ज्वाइन करने के बहुत शुक्रिया। सर, ये लॉन्ग मार्च के अंदर वाक़या पेश आया फायरिंग का, उसके बाद जो है पहले FIR का मामला पेश आया, वो दर्ज ना हो सकी है। उसके बाद मुलजिम नवीद का वाक़या, उसके बयानात पे बयानात आए जा रहे हैं जो कि बदल रहे हैं टाइम बाय टाइम, लेकिन फिलहाल जो कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा उसमें से। जी थैंक यू वेरी मच जी, मैं मशकूर हूँ आपने मुझे मौका दिया इसके ऊपर बात करने का। तो गुजारिश ही है कि ये जो लॉन्ग मार्च लाहौर से चला और लाहौर से चलती हुई वहाँ से जो है अमवात होना शुरू होगी और जो PTI के एक इनके जो लीडर हैं फैसल वाडा ने, उसने तो शुरू दिन से ही जो है वो आइडेंटिफाई कर दिया था कि ये जो लॉन्ग मार्च है खूनी होगा, मैं कत्ल देख रहा हूँ और बड़ा शोरगुल देख रहा हूँ। तो ये तो उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और फिर जब आके 10 दिन बाद वजीराबाद आके ये जो लॉन्ग मार्च रुकता है और वहाँ पे दिन दिहाड़े ये एक गोलियों वाला वाक़या जो एक सो कॉल्ड जो इन्होंने खुद जो है ये बना के इसको किया और वहाँ मौके के ऊपर एक पक्की राइफल के और एक पिस्टल के फायरिंग होती है और वो कोई ऐसा जो है सीवियर इंसिडेंट नहीं होता और वो ब्रस्ट लगते हैं और एक बंदा जो वहाँ मौके पे वो गोंदल, अल्लाह पाक उसको मगफरत करे, उसकी फैमिली को सब्र दे, वो मरता है और वो भी इमरान खान के जो सिक्योरिटी का अमला है उसकी गोली से मरता है। और जो जहाँ तक तल्लुक है मुलज़म नवीद का, वो कहते हैं जी उसने मारा, ब्रस्ट मारा और एक बंदा भाग गया है और उसको फिर फौरी उसका बंदा खुद ही पकड़ के थाने ले जाता है। तो इसमें इस सारे इंसिडेंट में अभी तक इमरान खान का या PTI का कोई भी स्टांस जो लीगल है वो अभी तक नहीं आया। मौके से इमरान खान को वहाँ से रेस्क्यू करना, शौकत खाना में ले जाना, उस मुलज़िम को उठा के वहाँ थाना जो कंसर्न थाना है जहाँ की जो है हदूद बंदी थी वहाँ ना रखना, गुजरात ले जाना, ये सारी जो है ये एक प्रोसीजर इलीगैलिटी थी। जैसा कि उनको कहते हैं नहीं 4 गोलियां लगी हैं तो उनको एक फौरी सरकारी DH हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए था और उनका मेडिकल एग्जामिन होता और उसकी एक मेडिकल रिपोर्ट जो है वो जनरेट होती। वो आज तक मंजर आम पे वो रिपोर्ट नहीं आई उस हादसे की। और फिर एज रिगार्ड जहाँ आपने कहा कि जो इशू बना रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR का, तो उसके ऊपर तो इनकी अपनी हुकूमत थी, परवेज लाई की जो हुकूमत, जो एक अदालती आर्डर की हुकूमत है, हम उसको बीइंग एज ए मैं वर्कर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो वर्कर हूँ, सपोर्टर हूँ, उनके बिहाफ के ऊपर मैं तो पंजाब गवर्नमेंट को मानता नहीं हूँ कि ये तो एक अदालती हुक्म के तहत आई। और ये आपके सामने ये एक इंसिडेंट गुजरा वजीराबाद का कि उनकी अपनी हुकूमत और उनके अपने पार्टी हेड के ऊपर गोलियां लगती हैं और उसकी FIR ना होना, इसमें बहुत बड़े शक व शुबहात शामिल हैं। और फिर हमें जो पता चला कि खान साहब को चौधरी परवेज लाई ने मुतअद्दिद बार वहाँ जमान पार्क में भी जाके कहा कि जी आप अपना बंदा दें, कोई SHO दें, हम थाने में मैं उसको जो है वो अपॉइंट करता हूँ और अपनी मर्जी की जो है वो जो है FIR काटें। तो इस बात के ऊपर भी कोई बंदा भी एग्री नहीं हो सका पुलिस अफसर पंजाब से कि जो वहाँ जाके ये जो है ड्यूटी पूरी करे, क्योंकि उनको पता था कि ये सारा जो है झूठ, फ्रॉड और बेसलेस स्टोरी बनाई गई है और इसको जो है वो FIR इस वजह से नहीं। और FIR तो एक बुनियादी हक है, कोई भी इंसिडेंट होता है चाहे वो काबिल दस्तअंदाजी है या नाकाबिल दस्तअंदाजी है, तो पुलिस तो फौरी उसके इंसिडेंट की FIR काटती है और उस वकूए की FIR होती है। और इतने दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता गुजरने के बाद ये FIR ना होना इनकी अपनी माला फर्जी है मेरे ख्याल में, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा ज़मीर साहब, यहाँ पे सवाल ऐड करना चाहूँगा, चूँकि आप माहिर कानून भी हैं और पूरी सिचुएशन को अच्छी तरह से जानते भी हैं, देखते हैं कि फायरिंग का वाक़या पेश आया, जाहिर तो नहीं लग रहा था कि वहाँ पे जो है कि कोई पागल होगा उसने फायरिंग कर दी और इतने बड़े क्राउड में 500 पुलिस एहलकार भी मौजूद थे और उसने सरेआम ऐसे फायरिंग कर दी। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कोई प्लानिंग तो होगी ना? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये दिस इज़ नॉट अ फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कि इस तरह के इंसिडेंट हो जाता है। कुछ लोग जो है वो बगैर किसी के कहने के ऊपर, उसने खुद माना जब एक अक्यूज मौके से अरेस्ट हो गया तो फिर तो उसमें कोई शक व शुबहात बाकी रह ही नहीं जाता। वो तो बेनिफिट ऑफ डाउट या किसी को देना या उसको जो है वो करना, वो तो मेरे ख्याल में उससे बिल्कुल जो है मुबर्रा हो जाता है, क्योंकि उसने माना कि मैंने किया और अपनी मर्जी से किया, इससे पीछे कोई जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई हाथ नहीं है। और इस मामले को जो इन्होंने प्रोलॉन्ग किया सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में
जो पीटीआई है उस लॉन्ग मार्च की जो तवज्जो है दूसरी तरफ हटाना चाहती थी कि वो ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है हमारे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमारे काबिल एहतराम जो मिनिस्टर इंटीरियर राना सनाउल्लाह साहब और फिर एक इंतहाई सीनियर अफीसर पाकिस्तान आर्मी के जो एक इदारे को वो हेड कर रहे हैं, उनका नाम जो है वो बदनीति के ऊपर जो है वो डालना चाहते थे, वो नहीं हो सका। वो तमाम इदारे भी जानते हैं, आवाम भी जानती है कि उस वकूअ में कोई ऐसी सच्चाई नहीं थी, ना उनका वहाँ मौजूदगी पाया जाना, ना उनके ऊपर कोई ऐसी कंस्पायरेसी पाई गई है कि जी वो उस जो है हादसे में मुलव्वस थे। तो मेरे ख्याल में ये इस चीज़ को वो मुद्दा बनाना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को वो लिंक करना चाहते थे। जो रिसेंट जो है पाकिस्तान आर्मी में एक बहुत बड़ी तैनाती जो हमारे आर्म फोर्सेस के जो कमांडर इन चीफ हैं उसकी तकर्री को सिर्फ मुतनाज़ा बनाना था, और आज तक वो इस चीज़ को मुतनाज़ा बनाते रहे, और आज 2 दिन पहले से उनका वो चेंज हो गया। अब वो कहते हैं और उनकी कि जी हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो मेरे ख्याल में शुरू दिन से ही सवाल ये करना चाहूंगी कि जो मुलजिम है नवीद, जो कि उसके बयान जो है पहले दिन भी वीडियो बयान भी सामने आए थे, तो उसके अंदर जो बयान 3 दफा उसका इंटरव्यू किया गया, उसके अंदर उसका बयान बिल्कुल सेम रहा और इन्वेस्टिगेशन टीम ने सवालों की नौयत भी बदली। अब फाइनली उन लोगों का ये प्लान है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाए। तो क्या वाकई में डाउट्स हैं इस चीज़ पर सवाल उठाए जा रहे हैं या इन अ लॉन्ग रन कि ये चीज़ जो है वो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का शिकार है और जो दिखाया जा रहा है वो असल में नहीं है, या सिर्फ इसको प्रोलॉन्ग करने का एक तरीका है? नहीं, देखे ना जी, वो मौके से अरेस्ट होता है और उसने पुलिस के सामने कन्फेस कर लिया है कि ये सारा जो है ये मैंने किया, अपनी मर्जी से किया, किसी ने मुझे कोई कहना कहा नहीं, मैं किसी का माना। तो अब एक प्रोसीजरल जो चीज़ है उसको फॉलो होना है, उसकी शहादत होनी है, उसका सारा। अब इन चीज़ों का तो मेरे ख्याल इररिलेवेंट बन जाती है स्टेज के ऊपर। जब वो मान चुका है तो उसको आगे फर्दर जो है वो प्रोसिक्यूट होना चाहिए, और जो भी शहादत आएगी उसके मुताबिक उसको जो है वो पनिशमेंट होनी चाहिए। ये एक हमारा जो है प्रोसीजर मौजूद है, उसके मुताबिक इसको चलना चाहिए। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, आपकी तवज्जो लेकर जाएंगे। रिसेंटली हमारे एक्स प्रेसिडेंट जो आसिफ अली जरदारी साहब है, पीएम हाउस का विजिट किया, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी की। तो इन लॉन्ग रन क्या खबरें जो है वो सामने आने वाली हैं, अंदर की क्या बातें हैं? देखिए ना, ये आसिफ जरदारी साहब वो एक पार्टी के हेड हैं, वो सदर पाकिस्तान भी रह चुके हैं और पीडीएम का हिस्सा हैं, और ये तो एक जो है मामूलात की रूटीन की मीटिंग है, इससे पहले भी होती रहती हैं। वो पहले काफ़ी अरसे बाद इस्लामाबाद में आए हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने कॉल इन की। तो ये कोई ऐसा कोई उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये जो है मामूलात की मीटिंग थी। और फिर जो बाकी इशू हैं हमारे जो नेशनल इशू हैं उनको डिस्कस करना था, स्पेशली जो है आर्मी चीफ की तकर्री है, उसको भी ज़ाहिर है हम पीडीएम के तमाम जमाती हिस्सा हैं, उनको हमने कंसेंसस के साथ उनके साथ चलना है और इस अपॉइंटमेंट को आगे लेके जो है उसको फाइनल करना है। बिल्कुल। सर ज़मीर साहब यहाँ पे सवाल ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि अब जो है बड़े आम डेवलपमेंट्स देखने में आ रही हैं। आर्मी चीफ की तैनाती का मामला बहुत सिग्निफिकेंट हो चुका है, और यहाँ पे अब आपको क्या लगता है कि अकॉर्डिंग टू द सिटिंग गवर्नमेंट और अपोजिशन कौन समझता है कि उनकी पसंद या उनका चॉइस क्या है उन 5 नामों में से? देखिए ना जी, ये तो इन दी इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग तो होती ही नहीं है। पाकिस्तान आर्मी में जो 30 के करीब लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, वो देर ऑल इक्वल इन आर रिस्पेक्ट, प्रोफेशनली सारे कम्पिटेंट होते हैं, सारे बड़ी आला तलीम याफ्ता होते हैं, वो तमाम इक्वल हैं। तो इसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग तो नहीं है। जो भी एलिजिबल, जो पहले 5 या 6 जनरल ऑफिसर कंसिडर हो रहे हैं, उसमें से प्राइम मिनिस्टर की जो है वो स्वाबदीद है कि वो जो है मुल्क की इंटरेस्ट में, फौज की इंटरेस्ट में उसको जो है उसको वो चूज करना है। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन नहीं है तो बार बार जो है अपोजिशन की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से बयानात सामने आ रहे हैं, तो वो बहुत मैटर कर रही है। वो जो रिसेंट हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ही इज रिटायरिंग ऑन 29, तो इससे पहले तो इसको करना भी जो है वो आइन के मुनाफी है, क्योंकि वो एक इदारे के कमांडर हैं। तो उससे पहले तो इसको डिस्क्लोज करना भी, क्योंकि उनकी एक रिस्पेक्ट है, उन्होंने एक इदारे को 6 साल चलाया है, तो उसको उसी टाइम पे ही होना चाहिए, 2-3 दिन पहले। तो इंशाल्लाह वो आज असम्बली जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, सेक्रेटरी डिफेंस ने प्राइम मिनिस्टर साहब को रात को भिजवा दिए। तो मेरे ख्याल में अब
तो इसमें कोई इबाम रह ही नहीं गया। वो आज कल में उसको फाइनल हो जाएगा और 29 को जो है वो बड़ा रिस्पेक्टफुली जो है वो चेंज ऑफ कमांड होगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, यहाँ पे नून लीग के हवाले से भी बहुत डेवलपमेंट देखने में आ रही है। आए दिन दौरे भी हो रहे हैं लंदन की तरफ से, तुर्की की तरफ से, और अंदर जो है पीडीएम के अंदर बहुत मुलाकातें हो रही हैं और बहुत से बयानात भी सामने आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में काफ़ी नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं। क्या नई डेवलपमेंट है, क्या बातें हो रही हैं? देखिए जी, कोई इसमें कोई नई चीज़ तो है नहीं है। ये तो जो पार्लिमानी लीडर हैं जो पीडीएम की, उनकी मीटिंग जो है वो तो एक रूटीन का मामला है। प्राइम मिनिस्टर चूंकि वो पिछले लास्ट वीक में वो बीमार थे और वो मीटिंग वगैरह या चीज़ें नहीं हो सकी, तो अब वो इस लिहाज से तमाम जो मीटिंग है और बाकी जो नेशनल इशू हैं, जो अपने जो मुल्की हालात है उसमें महंगाई के इशू हैं, जो बॉर्डर की सिचुएशन आज भी देखें, हमारे जो है सोल्जर आज भी शहीद हुए हैं वजीरिस्तान में, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी उसमें ख़ास चीज़ नहीं है। आर्मी की जो तकर्री के बाद तमाम मामला वो नॉर्मल हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो पीटीआई के जो कायद हैं, जो जिनको मैं यू टर्न कहता हूँ, वो अपने 4 साल दौरे हुकूमत में भी वो कुछ नहीं कर सके। वो करोड़ों की नौकरियां देते रहे, लाखों के घर बनाते रहे, लेकिन कुछ भी वो ना कर सके। तो मेरी आपकी इस प्रोग्राम की वसातत से बीइंग एज अ वर्कर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग मेरी गुजारिश है कि आज तक इस पूरे लॉन्ग मार्च में या किसी भी प्रोग्राम में किसी भी हमारे ऑनरेबल एंकर पर्सन ने सोशल मीडिया पे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इमरान खान से पूछे तो सही, ये सवाल तो करें कि अपने दौरे इक़्तिदार 4 साल में उसने क्या डिलीवर किया, 22 करोड़ आवाम को उसने क्या रिलीफ दिया। ये सवाल तो कोई नहीं उससे पूछता कि आप बताएं आपने 4 साल में किया क्या है। अब आपको जो है वो इलेक्शन की जो है वो जल्दी है और दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने की वो जल्दी है, तो पहले बताएं कि पहले इक़्तिदार में आपने किया क्या, क्या लोगों के लिए डिलीवर किया। सर यहीं पे ना उनका भी एक मौक़िफ़ सामने आता है। वो कहते हैं कि जब हम गवर्नमेंट में थे, वहाँ से हम हटे, तो जब फ़ौरन से पीडीएम की हुकूमत आई तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि मुल्क ख़राब हो चुका है, हम ठीक कर देंगे, लेकिन वो ठीक कर ना सके। इसहाक डार साहब ने जो दावा किया था डॉलर को कम करने का, वो पूरा ना कर सके। तो इस तरह के बयान आ रहे हैं, उनको किस तरह से देख रहे हैं सर? अब देखें ना, ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की जो साजिश अभी ये चाह रही है, इसी वजह से जो इंटरनेशनली जो हमारा मुल्क है वो स्टेबल नहीं हो रहा। जो डॉलर जब इसहाक डार आए तो बड़ा रैपिडली वो जो नीचे आया, अब फिर इनकी जो हटदर्मी है, जो अभी भी वो जो मुल्की मामलात हैं, जो नेशनल इशू है, उनको सेटल नहीं करना चाहते, जिस वजह से डॉलर और बाकी चीज़ें जो महंगाई है वो स्टेबल नहीं हो रही। इंशाल्लाह ग्रेजुअली हमारा मुल्क और हमारी गवर्नमेंट इंशाल्लाह जो है वो इसको महंगाई को वो कंट्रोल करेगी और डॉलर भी नीचे आएगा। इंशाल्लाह सारी खुशहाली आएगी इंशाल्लाह पाकिस्तान में। और हमारे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मैं इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जल्द ही वो मुल्क पाकिस्तान के 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म हो गया और इंशाल्लाह ये मुल्क पाकिस्तान इंशाल्लाह अपने कदमों पे खड़ा होगा। अच्छा सर, आपकी तवज्जो लेकर जाऊंगी फिर से एक दफ़ा आर्मी चीफ की तकर्री पर। बहुत सारी तारीखें दी गई, लेकिन फिर उनमें भी ताख़ीर का शिकार किया गया। हमारे वज़ीर दिफा की तरफ से भी बहुत ज़्यादा डेट्स दी गई। तो आपके ख्याल में 29 नवंबर को क्या वाकई में जो नए आर्मी चीफ की तकर्री है वो अमल में आ जाएगी, या फिर इसमें भी ताख़ीर का शिकार होने के इम्कानात हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। इसमें देखिए जी, कोई टाइम पीरियड, कोई डेड लाइन नहीं होती कि जी आपने उसे महीना या 10 दिन या 15 दिन पहले जो है वो नाम डिस्क्लोज करना होता है। वो उस दिन भी, लास्ट दिन डे भी जो है, जब जो है हमारे पुराने चीफ साहब जो रिटायर हो रहे हैं, उस दिन को भी वो नोटिफिकेशन हो सकता है। ये कोई ऐसी कदगर नहीं है। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ये रूटीन में ये चेंज ऑफ कमांड होगी और इंशाल्लाह वो जो तकर्री होगी, जो आईनी और कानूनी हक है, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास है। और वो इंशाल्लाह वो जो है मुल्क के इंटरेस्ट में, आर्मी के इंटरेस्ट में और 22 कोर के इंटरेस्ट में इंशाल्लाह वो एक अच्छा फैसला करेंगे। अच्छा सर, यहाँ पर ये भी देखने को मिला है कि वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ जो भेजने वाले जो समरी होती है उसमें ताख़ीर है। तो असल में मैं ये पूछना चाहूँगी कि आखिर ये जो समरी भेजी जाती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के लिए, आखिर उसका तरीकाकार क्या होता है, किस तरह से भेजी जाती है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहूँगी। जी थैंक यू वेरी मच। वो कोई मैंडेटरी नहीं है कि समरी जो है, समरी के बगैर भी अपॉइंटमेंट हो सकती है। आर्मी चीफ जो है वो, जो रिसेंट मौजूदा आर्मी चीफ होते हैं, वो नाम जो है वो प्रपोज करते हैं और वो जो है वो बाय हैंड जाके उसको अप्रूव करा सकते हैं। समरी का तो एक जैसा एक फॉर्मेलिटी है, उसका कोई मैंडेटरी प्रोविजन लॉ में नहीं है कि समरी जाएगी तो ये वो जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो अपनी रिकमेंडेशन भेजते हैं और उसमें से जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उसमें से एक नाम जो है वो चूज करके उसकी तकर्री का नोटिफिकेशन इशू हो जाता है।
अच्छा सर, यहाँ पर आप खुद जानते हैं कि साबिक हमारी जो सेक्रेटरी वजीर दिफा थी मैम यास्मीन मलिक, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो समरी भेजी जाती है वो एक रस्मी कार्रवाई होती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें एक दिन और कम से कम 1 घंटा भी लग सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर हमने देखा कि ताख़ीर हुई है, तो इन लॉन्ग रन कोई और खबर तो नहीं है, या ये एक नॉर्मल सिनेरियो, हमें इसके बारे में कोई ज़्यादा सोचने की और इसको ज़्यादा एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है? जी नहीं, कोई ऐसी उसमें कोई दूसरी बात थी। समरी वो बाकी उनकी बात ठीक है कि वो एक रस्मी कार्रवाई है। समरी जो है वो मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है कि समरी जाएगी और समरी की अप्रूवल के लिए वो कैबिनेट में जाना या किसी से डिस्कशन या कंसेंसस होने, वो प्राइम मिनिस्टर की अपनी एक संविधानीय इख्तियारात है, उसको एक एज ए रूटीन जो मैटर है उसको उन्होंने करना ही करना है। और आज इंशाल्लाह आई थिंक कि आज और कल में ये फाइनल हो जाएगा, क्योंकि जो है इमरान खान और PTI ने 26 को, आपको इल्म है कि वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में वो एक जलसा करना चाहते हैं। और आज उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम हाई कोर्ट इस्लामाबाद से भी एक दरख्वास्त गुजारी है कि हमें जो है हेलीकॉप्टर जो है हमने इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में उसको हमने लैंड करना है और वहाँ से जो है जलसा होल्ड करना है। और उसकी दरख्वास्त दी, और जिसपे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने उनको कहा कि आप अपनी दरख्वास्त जो है वो कंसर्न इंतजामिया को दें और वही कानून के मुताबिक देखेंगे। इसमें हाई कोर्ट आपको कुछ नहीं कर चुकी, क्योंकि सिविल एविएशन एक इदारा है जिसको जो उन्होंने उसको NOC देना है, जो है हेलीकॉप्टर को वहाँ लैंड करने की परमिशन हाई कोर्ट तो नहीं दे सकता। सिर्फ और सिर्फ ये PTI जो है अदालतें हैं उनको सिर्फ ये मुतनाज़ा बनाते हैं, कभी किसी कोर्ट में गलत एप्लीकेशन, कभी किसी कोर्ट में, और ये आए दिन इनका यही वतीरा रहा है कि तमाम इदारों को इन्होंने आज वो वक्त आ चुका है कि उन्होंने मुतनाज़ा बना दिया है। कोई भी इदारा जो है वो स्टेबल नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्वियसली जब ये तकर्रुरी का मामला होता है तो वजीर दिफा जो है वो GHQ में एक लेटर लिखते हैं और उसके बाद जो है GHQ की तरफ से जो नाम जाते हैं उनमें उनकी पर्सनल फाइल्स भी होती है और इस तरह का एक मामला होता है। तो एक्चुअल में ये प्रोसीजर किस तरह से चलता है, किन बेसिस पर जो है नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी की जाती है, ये इसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है? जी वो तो बिल्कुल वो जो आईनी तरीकाकार यही है कि जो पहले 5 या 6 जनरल अफीसर साहबान होते हैं उनके नाम जो है वो आर्मी चीफ की तरफ से वो जो एक समरी और रिकमेंडेशन टाइप बन के जाती है, और साथ उनके एक जो पर्सनल डोजियर होता है वो भी उनका जाता है, जो उसको पूरे उनकी सर्विस का रिकॉर्ड उसमें होता है। तो उसमें जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं उनका तो तमाम का प्रोफेशनल तमाम का ऑलमोस्ट इक्वल होता है, तमाम एक ही सफ में वो बराबर के होते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ यही देखना होता है कि मुल्क के इंटरेस्ट में क्या बेहतर है और जो है नेशनल इंटरेस्ट में क्या बेहतर है। वो आर्मी चीफ की रिकमेंडेशन की ऊपर जो है प्राइम मिनिस्टर जो है उसमें से वो जो है सिलेक्शन कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पे बात करेंगे ज़रा लॉन्ग मार्च खान साहब पर। उनकी तरफ से कुछ नए यू टर्न्स भी देखने में आ रहे हैं। लास्ट टाइम जब गवर्नमेंट में थे तो वो अमेरिकी वाला जो लिफाफा था वो लहराया गया, उस पर भी यू टर्न सामने आ गया। उसके बाद आर्मी चीफ के वाले से भी फौज पर तनकीद थी, उस पर भी यू टर्न सामने में आया। अब देखने में आ रहे हैं बहुत से यू टर्न्स आ रहे हैं। लॉन्ग मार्च के अंदर भी कोई यू टर्न नजर आ रहा है, या उसके अलावा अगर बात करें लिंक करें इलेक्शंस के हवाले से, क्या वहाँ भी डेवलपमेंट आ रही है? ये तो कोई एम्बिग्यूटी या कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। खान साहब तो जो है वो यू टर्न के माहिर हैं शुरू दिन से, जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला। बल्कि इक़्तिदार में आने से पहले उन्होंने जो नारे और दावे किए थे कि मैं जो है इलेक्टेबल को नहीं लूंगा, मैं क्या क्या उन्होंने कहा, लेकिन वो सारे का सारा जो उन्होंने फिर टीम बनाई वो सारी की सारी जो है वो उन्होंने चुनाव करके कोई किधर से करके उन्होंने अपनी टीम बनाई। उनके पास तो अपनी कैबिनेट भी नहीं थी, और उनकी आपको पता है कि क्या मेजॉरिटी थी और उसमें किस तरह वो हुकूमत में लाए गए, RTA सिस्टम को बैठाया गया और उनको प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनाना था और वो बन गए। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। फिर एट द एंड आके जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो उन्होंने साइफर का एक बहाना बनाया, अमेरिकी जो साजिश का बहाना बनाया। आज वो भी वो ख़त्म कर बैठे हैं और अमेरिका से जो है वो बैक डोर पे उनके राब्ते चल रहे हैं और आज अमेरिका से वो माफ़ी तलाफी मांग रहे हैं। और प्लस जो भी उन्होंने एक सवाल, सॉरी हमको इंटरप्ट किया मैंने, यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर हम देखें तो इमरान खान साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी जब वो रशियन ऑयल का एक सिचुएशन था वहाँ, तब ये कहा गया था एब्सोल्युटली नॉट। और उसके बाद इमरान खान साहब की तरफ से जो वीडियो पैगाम जारी हो रहे हैं और उसके अंदर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव नजर आ रहा होता है, इंटरनेशनल मीडिया पर भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव नजर आ रहा होता है। वो कहते ही नजर आते हैं कि हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और मैं जो है कभी भी उनको इस तरह से इम्पैक्ट नहीं कर सकता। और
ये वो इस तरह की चीजें, और एक यू टर्न वाज़े तौर पर उनके स्टेटमेंट्स में नजर आया है। तो आपके ख्याल में जो एब्सोल्युटली नॉट वाली सिचुएशन एक पोर्ट्रे की गई थी, अगर वो उस पोजीशन में नहीं थे कि उस पर स्टैंड कर सकते, तो फिर आखिर उन्होंने इस तरह से क्यों किया? देखिए ना, वो शुरू दिन से ही उनके पास कोई चीज़ ही नहीं है, वो सियासतदान तो है नहीं है, ना उनको मुल्क चलाने का कोई तजर्बा है, ना उनको, बल्कि आप देखें कि वो अपने पूरे कैरियर में वो तो ना काउंसलर रहे हैं, ना कोई नाज़म, ना चेयरमैन, ना कोई वो मिनिस्टर है, वो तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे आके वो उनको तो ज़बरदस्ती बिठाया गया। उनको क्या पता कि दुनिया के साथ कैसे जो है रिलेशन रखने हैं, हमारी इंटरनल एक्सटर्नल जो है वो चीज़ें कैसी आगे लेके चलनी है। तो उन्होंने तो अपने आपको ऐसे बना लिया कि वो तो बादशाह सलामत बन गए, और अपने पाकिस्तान का मुल्क पाकिस्तान को उन्होंने पूरी दुनिया से आइसोलेट करके रख दिया। हमारे साथ कोई मुल्क जो है वो ट्रेड नहीं कर रहा, ना हमारे किसी के साथ कोई रिलेशन रहे हैं। भारत के साथ देखें, ठीक है, वो हमारा जो है मुखालफ है, हमारी उसके साथ जो है आज शुरू दिन से ही उसके साथ जंग है, लेकिन फिर भी हमें इंटरनेशनली जो है अपने मुल्क का इमेज जो है वो बरकरार रखने के लिए हमें हर जगह भी महाज नहीं बनाना चाहिए। बल्कि उन्होंने तो अपने दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान को तनहा कर दिए, और आज तक कोई भी मुल्क जो है पाकिस्तान के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं कर रहा, सिर्फ इनकी जो है वो बैड गवर्नेंस की वजह से और गलत पॉलिसियों की वजह से। और हर रोज सुबह दोपहर शाम उनका यू टर्न के अलावा कोई कुछ नहीं। देखे ना, 4 साल के इक़्तिदार में फिर बार बार मैं जनाब के वसात से कहूँगा कि उन्होंने किया क्या है। वो इलेक्ट होके प्राइम मिनिस्टर, उनका नारा क्या था कि मैं अवाम के लिए, एक गरीब आदमी के लिए, एक रेहड़ीदार के लिए मैंने जो है रिलीफ देनी है, उनको ऊपर लाना है। क्या किया उन्होंने, क्या कारनामा किया 4 साल में? मैं सिर्फ ये मेरा सवाल है, आपके साथ से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या किया, एक आम आदमी के लिए उन्हें क्या रिलीफ? बिल्कुल। अच्छा समीर साहब, यहाँ पे सवाल है कि चूंकि आर्मी चीफ के तैनाती का मामला तो अब वो हो जाएगा, जो भी समरी आनी है उसके बाद नाम भी सामने आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं ना कि आर्मी चीफ के तैनाती का ही मसला है, जिससे लॉन्ग मार्च किया जा रहा है, जिद की जा रही है, उसके बाद लॉन्ग मार्च खत्म हो जाएगा, या फिर अभी भी उनका जो मुतालबा था इलेक्शंस वाला वो भी चलेगा? देखिए ना, इलेक्शन का तो आप भूल चुके हैं, इलेक्शन का वो तो नाम ही नहीं ले रहे। इलेक्शन अगर उन्होंने कराना है तो मेरी गुजारिश ये है कि वो उनके पास देखें, सिवाय सिंध पीपी के पास है, फेडरल जो है वो नून के पास है, बाकी इंटायर मुल्क में उनकी हुकूमत में, तो वो क्यों नहीं प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व क्यों नहीं करते? वो एक दिन में डिसॉल्व करें और अपने इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो सकते हैं। ये उनकी नीयत में फतूर है, वो कहती कुछ और है और करते कुछ और है। ना उन्होंने कभी अपनी टीम को कभी सच्ची बात बताई है, ना किसी अपने साथ वाले आदमी को मैंने करना क्या है। हुकूमत तो अगर उन्होंने इलेक्शन कराने होते तो आज तक इलेक्शन हो जाते, लेकिन फिर भी हमारी जो हुकूमत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है, वो 24 आवर दिन रात इस कोशिश में है कि आवाम को कुछ रिलीफ मिले, इस मुल्क को का जो इमेज है उसको बेहतर किया जाए, और इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त की ऊपर होंगे और इंशाल्लाह हमारी हुकूमत कराएगी। और हमारे जो लीडर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने कहा हुआ कि इंशाल्लाह जो मुकर्रर वक्त है उस पर इलेक्शन होंगे। उससे पहले तो इलेक्शन कराना जो है वो तो मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मेलिंग के अलावा और कुछ नहीं है, और इसका सिर्फ और सिर्फ सारी चीज को मुतनाज़ा बनाना होता है। लेकिन ना, ये कहाँ से चला, लॉन्ग मार्च शुरू किया, लॉन्ग मार्च इसका बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो गया, उसके वहाँ से चला लाहौर से, उधर से खुशाब, झंग, सरगोदा, चकवाल आके मेरे हार्डली उसके साथ जिस दिन ये रवात है 500 बंदा था। तो उसको जब पता चला कि ये लॉन्ग मार्च खराब हो गया तो उसने वो जो है वो बैक पे चला गया। अब 26 के लिए फिर वो मुतनाज़ा बनाना चाहता है। पिंडी में वो कहता जी मैं आना चाहता हूँ। देखिए पिंडी में जो है हमारा GHQ है, बहुत बड़ा एहसास इदारा है, इसके अलावा और बड़े इदारे हैं। आवाम का जो है वहाँ पे एक गढ़ है, और उसको सिर्फ और सिर्फ लोगों को तकलीफ के अलावा मेरे खिलाफ और कुछ नहीं है। इससे पहले कितनी दफ़ा वो जल से जुलूस कर चुका है, अपनी उसको अपनी हैसियत का पता चल चुका है कि मेरी हैसियत क्या है। बिल्कुल ऐसा अब सिर्फ और सिर्फ वो अपनी, जो मेरी गुजारिश है कि वो अपनी जो उसकी नाअहली है, जो फॉरेन फंडिंग देके उसके ऊपर लटक रहा है, आर्टिकल 6 की कार्रवाई उसके ऊपर लटक रही है, कंटेम्प्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उससे पहले एक देखें कंटेम्प्ट में जाके उसने पहले वो कुछ कहता था, फिर आखिर में जाके माफ़ी तलाफी मांग रहा है। और फिर जो इस्लामाबाद की कोर्ट एक ऑनरेबल मैडम है, एडिशनल सेशन जज, जिसकी अदालत में उसने बदतमीजी की, फिर जाके वहाँ उनकी गैर मौजूदगी में जाके जो है उस समय जाके माफिया मांगता रहा। तो ऐसे बंदे के ऊपर क्या एतबार है? उसने एक मुल्क का जो है सरबराह बनना है, और पहले 4 साल में क्या किया और अंदा क्या करेगा। आवाम समझ गई है, उसके जो धोखा या फ्रॉड है उसको आवाम समझ चुकी है। इंशाल्लाह जो आने वाला वक्त है। अच्छा सर, यहाँ पर सवाल एक ऐड करना चाहूंगी, हम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हम ज्यादा दूर नहीं जाते, कुछ महीने पहले जाते हैं। इमरान खान साहब ने एक जलसे के अंदर एक वीडियो प्ले की थी, और वो वीडियो थी इंडिया के
फॉरेन मिनिस्टर की, एस जयशंकर की, उनकी स्पीच की, और ये एग्जाम्पल दी थी कि ऐसी होती है फॉरेन पॉलिसी। कल के वीडियो बयान, परसों के वीडियो बयान में भी आपने देखा कि इमरान खान साहब जो हैं इंडिया की तरफदारी करते नजर आए। फिर आप हामिद मीर, एक बड़ा नाम है, उनकी तरफ से जो है एक ट्वीट किया गया कि मोदी से लाख इख्तलाफात सही, लेकिन वो अपनी कंट्री के साथ लॉयल है। तो ये एग्जाम्पल्स आखिर क्यों दी जा रही हैं? और अमेरिका के साथ भी ये इस तरह की डेवलपमेंट सामने आ रही है। फिर उसके बाद इंडिया का एक टिल्ट नजर आया है, ये क्यों है? दिख रहा है ये ऐसी मिसाल है कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। ये इसकी देखिए, पहले जब ये शुरू दिन से आया तो भारत के साथ इसने जो है अपने जो इंटरनेशनल जो रिलेशन है इसने क्या कुछ नहीं किया। अब आके वो उनकी तारीफ करता है, अमेरिका की से भी माफ़ी तलाफ़ी मांग रहा है। तो ये मैं कहता हूँ कि ये इसका तो कोई ईमान ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये एक आलमी साजिश के तहत आया है और इसका कोई ये इंटरेस्ट नहीं है कि मैं बीइंग एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनूं और एक इस जो हमारा जो मुल्क है ये कलमे की बुनियाद पे बना और हम सब मुसलमान हैं और इस मुल्क को हमने आगे तरक्की की राह पे गामजन करना है और एक आम आदमी को आगे लेके चलना है। ये इसका बिल्कुल ये कभी भी ये वतीरा और या कभी भी इसकी सोच नहीं, इसकी सोच आलमी साजिश है, इसके अलावा और कुछ। अच्छा सर, हम लोग अगर इसी चीज को देखें तो एक तरफ तो इमरान खान साहब जो है फॉरेन पॉलिसी की तारीफें और एग्जाम्पल सेट करते नजर आते हैं, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इमरान खान साहब की तरफ से ही जलसे किए जा रहे हैं, फिर उनके ऊपर हमले होने की वजह से एहतजाजी कार्रवाइयां की जा रही है, जो कि इन अ लॉन्ग रन हमारी फॉरेन पॉलिसी को इंतहाई मफलूज कर रही है। अगर हम देखें तो आप खुद जानते हैं कि इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो टेस्ट सीरीज होना था वो बहुत क्वेश्चंस का शिकार रहा, इस वजह से सिक्योरिटी के इश्यूज का शिकार रहा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, इसको भी छोड़ दे तो जो क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के जिन्होंने पाकिस्तान आना था उनका भी जो दौरा है वो भी जो है मुलतवी हो गया। तो ये सारी चीजें भी ऑलरेडी हम जानते हैं कि एहतजाजी कार्रवाइयों की वजह से ही तो सामने आ रही है। तो फॉरेन पॉलिसी को तो खुद मफलूज किया जा रहा है। देखिए ना, ये सारी इनकी इस जो अमल है, लॉन्ग मार्च है, मुल्क में जो अफरा तफरी है, इसकी वजह से मुल्क को कितना नुकसान हुआ कि जी जो सऊदीया के बादशाह हैं उन्होंने आना था और कितना मेरे ऑलमोस्ट 10 अरब डॉलर के करीब उन्होंने जो है अनाउंस करना था और इससे मुल्क की तरक्की में कितना इजाफा होना था। फिर चाइना के जो है हेड उन्होंने भी आना था, वो भी नहीं फाइनल हो चुका। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसकी जो इस हटदर्मी की वजह से जो मुल्क में अफरा तफरी है वो उसकी वजह अनसर्टिनिटी है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं और उसके ऊपर हमारे ऊपर कोई जो है वो वर्ल्ड में दुनिया में कोई भी जो मुल्क है हमारे ऊपर कोई भरोसा वो नहीं कर रहा। तो ये सिर्फ इसकी गलत पॉलिसियों और हटदर्मी की वजह से ऊपर लॉन्ग मार्च देखे, जब से ये प्राइम मिनिस्टरशिप से उतरा है उस दिन से ये जो है रोडों के ऊपर है और लॉन्ग मार्च है, धरने हैं, जल्द से जुलूस है। इससे मुल्क की तरक्की में कितनी रुकावट है, रास्ते बंद हो जाते हैं, रोड बंद हो जाते हैं। आप देखें इस अभी मौजूदा जो लॉन्ग मार्च था, अब इतनी जुल्म की इंतहा देखें कि इसके जो हवारी हैं 4, 5, 10 बंदे मोटरवे पे आके उन्होंने पूरा 10 दिन मोटरवे को ब्लॉक रखा। बिल्कुल ऐसे हाई कोर्ट में बिल्ली पहनने गए और वहां से हमने डायरेक्शन ली और वो जो रुकावटें ऑब्स्टेकल है वो दूर की। इनको कोई बंदा पूछने वाला नहीं है, कोई बंदा पूछने वाला नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है और कोई चेक एंड बैलेंस हमें नजर नहीं आता। हमारे साथ सर मौजूद थे, उनका ओपिनियन और उनका नजरिया हम लोगों ने जाना और मजीद भी मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब को अपने बेटे से कंपनी से तनख्वाह ना लेने के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया और आज इतने मुल्क को अनस्टेबल कर दिया और इसके खिलाफ जो है फॉरेन फंडिंग का केस डिस्क्वालिफिकेशन हुई। आर्टिकल 6 का जो कार्रवाई है वो पेंडिंग है, कंटेम्प्ट मुतद्दद कंटेम्प्ट पिटीशन इसके खिलाफ पेंडिंग है, लेकिन इसके कोई बंदा पकड़ने वाला नहीं है और ना ये काबू आता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये जिस तरह एक आवारा आदमी होता है वो मुजोर हो जाता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये आवाम को भी, हमारी यूथ को भी, इसने नए आने वाली नस्ल को इसने जो है बिल्कुल अपने जो है एक सीधे ट्रैक से इसने उतार दिया। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स फोरम के ज्वाइंट सेक्रेटरी राजा ज़मीर साहब आप मौजूद थे। सर आपका बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए और अपना मौक़िफ़ देने के लिए। बिल्कुल इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो हमारे सामने ही है और सिचुएशन बहुत बात करें तो यासर बात हम लोगों ने PTI से शुरू हुई और फिर उसके बाद कनेक्ट करते करते हम लोग पता नहीं
कहाँ ही पहुंच गए। बिल्कुल, आज के टॉपिक्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं और सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्रुरी, और बहुत ज्यादा जो है इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इस चीज पर भी जो है अकल के नाखून होश के नाखून किए जा रहे हैं कि आखिर ताखीर का शिकार क्यों हुआ जा रहा है। बहुत कयास सराइयां भी सामने आ रही हैं और लोग जो है वो बहुत ज्यादा अपने ओपिनियन देते अब भी आप में नजर आ बहुत रहे हैं। क्यूरियोसिटी है आर्मी चीफ के हवाले से कि भाई कौन या। सा नया आर्मी चीफ आ रहा है। 6 साल गुजर गए हैं कमर साहब को देखते हुए, उसके बाद जो है अब नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला भी सामने आ रहा है, तो उनको भी देखना है। अवाम की नजरें उन पर है, हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल ऐसा ही सियासी है। और पार्टी की फिर नजर उन पर है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी गई हमारे वजीर दिफा की तरफ से, लेकिन आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो ताखीर का शिकार रही। तो आखिर क्या वजूहात है? और साथ ही साथ एक बड़ा ही ज्यादा क्यूरोसिटी और क्यूरियस मामला ये भी होता है आखिर कि ये जो सारा सिनेरियो है ये कैसे अमल में लाया जाता है। आर्मी चीफ जब तैनात किया जाता है तो किस तरह से उनकी तकर्री जो है वो अमल में लाई जाती है, प्रोसीजर क्या होता है, तरीका क्या होता है, और वजीर आजम साहब इसकी मंजूरी कैसे देते हैं, किस तरह से इसको चेक किया जाता है, समरी क्या होती है। ये सारी चीजें जो है हम लोगों के लिए भी बड़ी क्यूरियस है और आप लोगों के लिए भी बड़ी क्यूरियस होगी। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने सवालों के जवाब और आपके सवालों के जवाब एक साथ ही ढूंढ लिए जाएं। बिल्कुल, तो बहुत से लोगों की करेंगे। नजरें हैं, बहुत से लोग जो जानते हैं आर्मी चीफ, उनके दीगर जो नाम सामने आए हैं, फैज हमीद का नाम भी बहुत सामने देखने में आ रहा है। उनके हवाले से भी बात हुई कि लास्ट टाइम उनका एक्चुअली एक इशू भी था, जब वो एक्चुअली जो अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन जब भी कोई आर्मी चीफ को तैनात किया जाता है तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपकी सीनियरिटी तो मैटर करती है, लेकिन उसके साथ ये भी मैटर करता है कि आपने कोई एक कोर संभालनी होती है किसी भी शहर की, किसी भी डिवीजन की। तो उनकी कोई कोर नहीं थी एक्चुअली, वो DGI तो रह गए थे लेकिन कोर नहीं थी। फिर उनको बहावलपुर की कोर दी गई और वो इस वक्त वहां पे सर्व भी आई थिंक सो कर रहे हैं। तो उसके बाद उनका वो भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है और अब जो है उनका नाम भी सीनियरिटी लिस्ट में आ चुका है। और अब देखना ये है कि अगला नाम किसका आने वाला है। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि बड़ी ज्यादा PDM के अंदर खाते जो है मुलाकातें भी चल रही हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आर्मी चीफ पर और आर्मी चीफ की तकर्री पर। क्या नाम जो दिए जाएंगे उसके अंदर कौन कौन जो है वो उसको करेगा और क्या सिचुएशन होने वाली है। और इसी के साथ साथ जी वी ऑल नो के रिसेंटली जो मुलाकात हुई PM हाउस में, उसके अंदर भी इस चीज को जो है ज़ेरे बहस लाया गया और ये सारी सिचुएशन जो है क्या क्या होने वाला है। और बहुत ही कम दिन रह गए हैं 29 नवंबर में, मतलब लाइक इट्स जस्ट अ वीक अवे, और एक हफ्ते के बाद हमें जो है पता चलेगा कि असल में सामने कौन आने वाला है। और हमने पहले भी इस बारे में कॉन्वर्सेशन हम लोग कर रहे थे, तो उसके अंदर भी यही कहा जा रहा था कि ये जो है इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता बिफोर द टाइम, और सिर्फ 1 या 2 दिन का टाइम जो है वो उसको लिया जाता है और 1 या 2 दिन पहले पता चलता है कि असल में आर्मी चीफ जो है वो कौन बनने वाला है। बिल्कुल, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरिट पर बात होनी चाहिए क्योंकि इदारा है ये भी पाकिस्तान के दिगर इदारों की तरह ये भी इदारा है, तो यहाँ भी जो उनकी माइनॉरिटी होती है उनकी लिस्ट बनती है, उसके बाद है लिस्ट फाइनलाइज होने के बाद जिनका नाम भी टॉप लिस्ट पे होता है और उसके बाद नाम सामने आता है। तो मामला इदारे का बहुत से लोग इससे कंपेयर कर रहे थे एक्चुअली वजीर आजम की गवर्नमेंट के साथ और आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। तो इस पे कंपैरिजन बात लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे, हम तो उन पे बात हुई तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली वो एक अलग सिनेरियो है। हम इस पे क्लियर करते हैं जाए बात के वजीर आजम अपॉइंट होता है पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदों से, MP MNA से, पाकिस्तान की पूरी वोटिंग से। वो एक अलग गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट नहीं है, ये एक इदारा है। यहाँ पे इदारे के मुताबिक जो है उनकी अपनी एक पॉलिसीज होती हैं, उसके मुताबिक जो है यहाँ पे लोगों को अपॉइंट किया जाता है और उसके मुताबिक टेन्योर पूरा करते हैं। और एक्सटेंशन तो हर इदारे में होती है। लोग एक्सटेंशन के ऊपर बड़ा सवाल उठा रहे थे कि इतने साल की एक्सटेंशन करवा ली, 6 साल उन्होंने पूरा लगा दिए। अब देखने में ये भी आ रहा था कि मजीद भी शायद एक्सटेंशन हो जाए, लेकिन वो आर्मी चीफ का खुद ही बयान सामने आया, उन्हें ISPR के मुताबिक वो बयान सामने आया और उन्होंने बताया कि वो अब एक्सटेंशन नहीं लेंगे, बल्कि अब तो उनकी डेट भी सामने आ चुकी है और वो अब रिटायर होने वाले हैं और उसकी जगह नए नाम भी सामने आ गए हैं और उसकी तैयारी भी भरपूर जारी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी, और इसके बारे में मजीद भी कॉन्वर्सेशन जो है हम लोग जारी रखने वाले हैं। नवाज शरीफ की तरफ से भी जब रिसेंटली दौरा किया गया शहबाज शरीफ का, तो वहां पर भी जो है आर्मी चीफ की तकर्री के मामला जो है वो ज़ेरे बहस लाए गए और उस पर भी जो है रिकंसीडर इस चीज को किया गया। GHQ की तरफ से जो नाम भेजे गए थे वो नाम भेजे जा चुके हैं और यही होता है कि जी वजीर दिफा की तरफ से एक लेटर लिखा जाता है GHQ को और फिर GHQ
एमएसयू जो है अपने कैंडिडेट्स इन अ सेंस जो है उनको उनके नाम जो है वो वापस पहुंचाते हैं, वो समरी बनाई जाती है, समरी जो है वो प्रेजेंट की जाती है और इस तरह से जो है एक कंप्लीट सिनेरियो के थ्रू ये सारी चीजें होती है। बिल्कुल, और इसके अलावा जाहिर बात है पॉलिटिक्स को भी डिस्कस करना है, वो चीज बहुत मैटर कर रही है साथ साथ, क्योंकि एक इदारा है, इसको तो हम इतना नहीं कह सकते, इदारा है, उसके अंदर तैनातियां होती रहती हैं, लेकिन पॉलिटिक्स बहुत मैटर करती है। इस वक्त लॉन्ग मार्च बहुत मैटर कर रहा है। खान साहब तो कह रहे हैं कि मुझे तो गोलियां लगी, मैं फिर भी मैदान में आऊंगा, मैं तो फिर भी लड़ूंगा, वो तो पुरजोश लग रहे हैं, लेकिन क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं ना लोग। और मजीद ये कहा जा रहा है कि 26 नवंबर को जो है ये इमरान खान साहब जो है दोबारा से जलसे को ज्वाइन करेंगे, ये भी डेट्स जो है वो सामने आ रही है। रावलपिंडी के अंदर जो है ज्वाइन करने की जो है खबरें सामने लाई जा रही हैं। और इसी के साथ साथ यह देखने की बात है कि लॉन्ग मार्च कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है, कुछ ज्यादा ही लॉन्ग हो गया है लॉन्ग मार्च ना वाकई। अच्छा, वो तो ना चलने की वजह से लॉन्ग हो चुका है। हाँ। कि पहले तो बीच में एक जो है वाकया पेश आया, सहाफी की कत्ल, क्या नाम है, एक्सीडेंट हुआ, जो उनकी डेथ हुई वहां पे सदफ की। उसके बाद जो है फिर ये खान साहब के पर फायरिंग का वाकया पेश आया, एफआईआर का मामला आ गया, उसके बाद मुलजिम को गिरफ्तारी का मामला आ गया, उसके बाद फिर वहां से हॉस्पिटल के अंदर जो मामला थे, शौकत खानम का मामला आ गया, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और क्या क्या सिचुएशन आ रही, वीडियो पे अहकामात क्या आ रहे हैं, इमरान खान साहब ने क्या क्या खिताब दिए हैं, फिर शाह महमूद कुरैशी ने उनको लीड किया और फिर अब रावलपिंडी की तरफ रवा दवा है जो काफिला है, लेकिन काफिला जो है वो इतना लाइमलाइट में नहीं है। तो आखिर यासिर ये क्यों? बिल्कुल ऐसे होता है अक्सर, क्योंकि अब मामला बहुत संगीन हो चुका है। हमारे 2 इंसिडेंट यहाँ पे हो चुके हैं एक्चुअली, और जो लास्ट जो रिसेंट इंसिडेंट था, जो नवीद ने वहाँ पे फायरिंग की, उसके बाद तो और मामला अलार्मिंग हो गया वहाँ पे। अब तो ये नहीं पता ना कि फायरिंग की किसने है, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो पा रहा। पुलिस स्टेशन के अंदर बयान किसी और का आ रहा है, लेकिन जहाँ पे वो वीडियो रिकॉर्ड की गई है वहाँ पे जो शख्स फिर रहा है उसके कपड़े किसी और रंग के हैं, बयानात बदल रहे हैं। तो बयानात भी इस किस्म के आ रहे हैं कि वो कुछ चीज़ लग नहीं रही कि वैलिड है। तो अवाम इससे से काफ़ी परेशान है। जहाँ भी एक गोली भी चल जाए तो मामला पेश आता है। वहाँ तो खान साहब को गोली लग गई, उनके रहनुमाओं को गोली ना लग गई, तो यहाँ पे तो मामला बहुत संगीन है। तो बाकी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। अवाम अब समझदार है, क्योंकि वो समझती है कि हमने अब कोई भी स्टेप लेना है तो सोच समझ के लेना है। उनके अपने भी कुछ मामलात हैं जिंदगी के, स्कूल, कॉलेजेस, बिजनेस, वर्क, तो सबको मद्देनजर रखते हुए, इसी के साथ साथ जी क्योंकि अकॉर्डिंग टू पैटर्न आर्मी जो है हमारी वो बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट रखती है। अच्छा यासिर, कभी भी आपके साथ ये हुआ है कि कोई आर्मी की गाड़ी वहां से गुजरी हो या आर्मी के क्रू वहां से गुजरा हो और आप मतलब लाइक छोटे बच्चे इस तरह से कर रहे हैं, ऐसे बाय बाय बोल रहे होते हैं? हाँ, मैंने अक्सर किया है, बिल्कुल ऐसे किया अक्सर। वो एक्चुअली हमारा जहाँ भी घर भी था ना, तो उसके साथ ही बिल्कुल एयरपोर्ट होता था, कर रहे होते थे आर्मी, तो हम एक्चुअली सल्यूट करते थे पूरा। हम पूरे लाइन पे खड़े होते थे, तो हमें सारे जो कॉलोनी में बच्चे हुआ करते थे, तो वो जो गाड़ी आ रही आर्मी के, भाग के भाग कर आना, लाइन बनाना, और जैसी गाड़ी गुजरी ट्रक के नीचे जो लोग बैठे होते थे सिपाही हमारे, तो हम उनको सल्यूट किया करते थे और वो भी हमें सल्यूट करते थे। एग्जैक्टली, और वो बड़े खुश और वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट, अच्छा जब वो सल्यूट बैक करते थे या वेव बैक करते थे तो बड़ा प्राउड फील होता था, ओह माय गॉड आर्मी ने हम लोगों को वेव बैक किया। और लिटरली ये सारी सिचुएशंस जो है मैंने भी खुद भी बड़ी फेस की है। तो आर्मी का जो एक इदारा है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, मुकद्दस है और बड़ा ही ज्यादा इसको क्रश समझा जाता है और बहुत ही एक इज्जत के साथ इसका नाम लिया जाता है। जब भी हम आर्मी का नाम लेते हैं, पाक आर्मी का नाम लेते हैं, तो सर वैसे ही फखर से बुलंद कर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे होता है, और स्पेशली सिपाहियों की तरफ से बड़ा रिस्पॉन्स आता है। एक्चुअली कोई भी इवेंट हो, कुछ भी हो ना, तो मुझे याद एक दफा मैं गया तो इवेंट हो रहा था 5 दिसंबर के हवाले से, सितंबर के हवाले से, यौम दफा के हवाले से, तो मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे बहुत से फौजी मौजूद थे जो सिपाही थे। एक्चुअली मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो हम शौक होता है ना कि हम भी उनके साथ सेल्फीज लें, साथ खड़े हों, व्लॉगिंग करें, सब कुछ बात करें, तो उनका भी दिल करता है कि हम भी पब्लिक के साथ जाके हम भी जो है उनके साथ सेल्फीज लें और सब कुछ करें। तो इस तरह के मेरे बड़े रिलेशन बने थे आर्मी वालों के साथ, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देते। खैर इस सब पे बात तो करेंगे। खुद जो है एक दफा ये हुआ था कि कैप्टन थे और मैं हम लोगों का इंटरेक्शन हुआ उनके साथ, आई वाज द वन आई वाज टेकिंग द ऑटोग्राफ्स ना, तो ये भी सारी सिचुएशंस होती है। खैर इन सब पर बातें करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आगा साजिद सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम, आप सब खैरियत से? ठीक है, हमें ज्वाइन करने के लिए। आज आपको जो है आपके सफर में जहमत दे रहे हैं, तो आज खैर सर वो मामला बड़ा संगीन है, सिग्निफिकेंस है, और आर्मी चीफ की तैनाती का मामला सामने आ रहा है। 5 नाम है, कंफ्यूजन फिर भी है सर। आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल 5 नहीं 6 नाम है। इस हवाले से कंफ्यूजन तो डेफिनेटली है, और जाहिर है एक आइन में इसका एक तरीकाकार मुतय्यन है कि एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और वो समरी भिजवाई जाती है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, जो कि मेरिट लिस्ट भी दी गई है।
जिनमें जनरल आमिर नईम साहब, साहिर शमशाद साहब और फैज हमीद साहब और अजहर अब्बास साहब और एक और है शायद। तो ये इन लोगों नहीं है, तो 6 लोग हैं जिनका नाम अब तक फाइनल समरी भिजवाई है और अगले 24 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह मुतवक्को है कि अनाउंसमेंट हो जाएगी और फाइनल जो है तकरीब उसके बाद ज़ाहिर है 29 तारीख को होगी। अब देखना ये है कि आर्मी चीफ के हमारे मुल्क में इतनी थरथली क्यों मची हुई है। हमने अपने खुद हाथ पांव कटवा रखी हैं, हमारी कोई ऐसी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से हमने इस तैनाती को बहुत मुतराजा बना रखा है। क्या कभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी तैनाती के हवाले से भी इतने इश्यूज क्रिएट हुए हैं, या कभी किसी और अहम तकर्री हमने देखा कि जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर होते हैं या नेवी के या जो एयरफोर्स के चीफ मुकर्रर होते हैं, कभी उस हवाले से भी ऐसा हुआ है? तो जवाब है नहीं। तो हमने देखना ये है कि हमने क्यों इसको इतना बना रखा है, अपने ऊपर तारी कर रखा है, अपने ऊपर सवार कर रखा है। तो इसमें कुछ मफादात इन्वॉल्व हैं, कुछ ब्लैकमेलिंग और कमजोरियां इन्वॉल्व हैं, जो मैं समझता हूँ कि इन सियासतदानों ने अपनी गलतियों, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और अपने मफादात हासिल करने के लिए खुद ऐसी सिचुएशन क्रिएट की हुई है। बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह, पहले हमने देखा कि जनरल फैज हमीद साहब जो हैं उनको बाईपास कर दिया गया था कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से, लेकिन अब एक बार फिर उनको शामिल कर लिया गया है इन 6 नामों की तकर्री में। तो इंशाल्लाह बस इंशाल्लाह बेहतर होगा। मैं समझता हूँ इसको इतनी जरा हाइप क्रिएट करनी नहीं चाहिए इस हवाले से, लेकिन जो इस टाइम लॉन्ग मार्च की सिचुएशन जा रही है, आज मैं अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद था, अभी वहीं से वापसी हो रही है, तो वहां पर मैंने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी लॉन्ग मार्च की जो इस्लामाबाद में बंदिश है, गवर्नमेंट की जानिब से इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होंगे, इस हवाले से भी वहां पे एक पिटीशन फाइल की गई। तो उसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब है, उनकी जानिब से यही कहा गया कि ये चूंकि इंतजामिया का मसला है, हाँ अगर वहां से आपको परमिशन नहीं मिलती, आपकी एप्लीकेशन जो है वो मुस्तरद हो जाती है, तो फिर इसको देखते हैं कि क्या करना है। ज़ाहिर है फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होगी, अदरवाइज आप इंतजामिया। जगह साहब यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि आप बात कर रहे थे जनरल फैज हमीद के हवाले से, उनकी रिक्वायरमेंट थी, उनको कोर नहीं मिली थी, एक्चुअली कोर उन्हें पूरी नहीं की हुई थी, जिस वजह से उनका नाम उस लिस्ट में नहीं आ पा रहा था आर्मी चीफ के हवाले से। फिर उनको भावलपुर की कोर दी गई, उसके बाद नाम भी सामने आ चुका है। तो क्या लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस एक्टिविटीज की वजह से सीनियरिटी बेस पे इम्कानात लग रहे हैं उनके कोई? जी बिल्कुल, अभी मेरा ख्याल कुछ भी कहना किसी भी जर्नल्स के हवाले में से बात करना मेरा ख्याल कबल इस वक्त होगा। इम्कानात मेरा नहीं ख्याल के कोई ऐसा कोई हैं इनके या उनके या कोई भी है, क्योंकि देखिए इस जो आर्मी चीफ की तैनाती है वो इसका मैंने बताया आपको प्रोसीजर मौजूद है कि इनके लॉन्ग कोर्सेज देखे जाते हैं, इनके शॉर्ट कोर्सेज देखी जाती हैं, इनकी कमांड्स देखी जाती हैं, किन किन अहम ओहदों पर ये फाइज रही है और इनकी क्या प्रोग्रेस रही है। उसके बाद एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत इनकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाती है, देन वजीर आज़म पाकिस्तान के पास भेजी जाती है। आपने देखा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से मोहतरम जो हमारे सीनियर 3 सियासतदान हैं, जिनको गुरु भी कहा जाता है सियासत के हवाले से, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और सर जोड़े हुए हैं। इससे पहले जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी लंदन में नवाज शरीफ साहब से मीटिंग भी कर रहे हैं और इस वाले से सारी डिस्कशन हो चुकी है। तो इनकी अपनी एक मेरिट का अंदाज होगा और बड़े, मैं तो अब इसमें कोई कमेंट क्या मैं कहूँ, बड़ा अजीब सी बात है कि जिस तरीके से हमने देखा कि आर्मी चीफ की मेरिट की जो लिस्ट थी वो मैंने भी आपको बताया जिस तरीके से GHQ से आती है, लेकिन इनका मेरिट का मयार क्या होता है, अपने मफादात ही होते हैं कि जो किसका बैकग्राउंड कैसा है या किसका हमें आने वाले टाइम में फायदा हो सकेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरिट देखना चाहिए। बहरहाल अजीब सी है। एग्जैक्टली अच्छा सर, यहाँ पर एक सवाल मैं करना चाहूंगी, मुझे ये बताइएगा कि आर्मी चीफ का जो मामला होता है, आर्मी चीफ की जो तकर्री होती है, वो आवाम के लिए भी बड़ी क्यूरोसिटी का बायस बनती है, आवाम भी बड़ा जो है इसके अंदर इंटरेस्ट ले रही होती है। तो असल में ये क्या प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह से गुजारा जाता है, क्या क्या मराहिल होते हैं जिनसे ये प्रोसीजर गुजर कर फिर फाइनली एक नाम सामने आता है, आपकी खुद तरफ से कहा गया मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और ये वो सब चीजें, उसके अंदर एक पर्सनल फाइल भी होती है। वो पर्सनल फाइल क्या होती है और ये किस तरह से जो है GHQ की जो फाइल्स जाती हैं नामों के साथ, अभी 6 नाम जो है ऑलरेडी GHQ की तरफ से दिए जा चुके हैं, तो उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किस तरह से ये कंप्लीट प्रोसीजर चलता है? देखिए, सबसे पहली बात आपने क्यूरोसिटी की बात की है, क्यूरोसिटी वो है इस दफा, नो डाउट है, होनी नहीं चाहिए।
क्यूरोसिटी होनी चाहिए, इंटरनेशनली होनी चाहिए, दूसरे कंट्रीज को होना चाहिए, क्योंकि जब जाहिर है हम फौज का काम है बॉर्डर के ऊपर लड़ना, तो जो स्ट्रेटेजी प्लान करना, तो ये चीजें होती है कि आने वाले चीफ जो उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ वो सेटल डाउन करेंगे चीजों को या जारहाना रवैया अख्तियार करते हुए अटैकिंग पोजीशन, डिफेंसिंग पोजीशन में आएंगे। ये चीजें होती है क्यूरियोसिटी इंटरनेशनली। लेकिन हमारे पास इस वक्त जो माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में, हमने देखा कि अदम एतमाद आई है, अदम एतमाद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, फिर उसके बाद अभी तक उसी तरह से अजीब सी इनसिक्योरिटी सी है, खुद जो नून लीग है या दूसरी पीडीएम है, हुकूमत है, तो वो सारी सिचुएशन के अंदर अब समझ के नहीं आ रही कि अब होने वाला क्या है। फिर सबसे बड़ी बात इकोनॉमिकल कंडीशन जो पाकिस्तान की इस वक्त क्रूशियल स्टेज पे पहुंच चुकी है, खुदा न खास्ता ये जो अफवाहें हैं कि डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो इस वक्त लोग एक्सपेक्ट कर रही हैं कि हो सकता है कि आर्मी चीफ जो जनरल कामिर जावेद बाजवा है, जाहिर है उनका टेन्योर पूरा हो चुका था, उनका पास टाइम कम था, वो एक्सटेंशन ऑलरेडी ले चुके थे, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इनका वेट किया जा रहा है और इसके बाद हो सकता है अगर मुल्की हालात खुदा न खास्ता गलत नहज पर पहुंचने की तरफ जा रहे हुए तो मार्शल लॉ लग सकता है। अच्छा सर, एग्जैक्टली आई एम सॉरी मैं आपको आपकी बात काट रही हूँ, एग्जैक्टली यही बात है कि डेट्स पर डेट्स दी गई, तारीख पर तारीख दी गई, 18 नवंबर की पहले डेट थी, अब 29 को हो गया है, तो ये तारीख बड़ी ताखीर का शिकार हुई जा रही है तकर्री। तो और उसके बाद हम क्राइसिस की बात करें तो काफी क्राइसिस भी हमें नजर आ रहे हैं, आप एहतजाजी कार्रवाइयां देख रही है, सारी सिचुएशन, तो इन लॉन्ग रन इसीलिए क्यूरोसिटी भी जो है अवाम में बहुत ज्यादा है। इस चीज के बारे में क्या कहेंगे कि किस चीज की का इंदिया दे रही है ये चीजें और क्या किस तरफ लेके जा रही है? बिल्कुल यही चीज मैं कह रहा था कि दैट्स व्हाई अवाम में क्यूरियोसिटी है। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 1 महीना हो गया है लॉन्ग मार्च का तकरीबन चले हुए वहां से, और अब 1 हफ्ते का टाइम मजीद दे दिया गया, तो वो सारी सिचुएशन यही थी कि जाहिर है कल अनाउंसमेंट हो जाएगी, उसके बाद पीटीआई भी अपना फर्दर प्लान करेगी, वो कहते हैं प्लान बी लेकर आएंगे कि हमने आगे किस तरीके से इन चीजों को आगे लेके चलना है। तो बहरहाल वो उनकी अपनी स्ट्रेटेजी होगी। मुझे तो यही लगता है कि ज़ाहिर है इस्लामाबाद में वो जरूर दाखिल होंगे, इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन अगर इनकी कोई डील आर्मी चीफ के हवाले से बन गई, अगर अनाउंसमेंट इनकी नामर्जी के नाम का होता, तो फिर हो सकता है ये कोई ना कोई अच्छी सी दरमियानी सी डील बना के वापसी का रास्ता ढूंढे। तो चले ये चीजें भी कल तक हो जाएंगी। लेकिन जो आपने चीज कहा क्यूरियोसिटी के हवाले से, तो इस वजह से मैं ये चीज कह रहा था कि मार्शल लॉ के चांसेस हैं और अवाम में ये बात हो रही है कि मार्शल लॉ लग जाए ताकि शायद स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि ये दोनों पार्टीज तो की हुकूमत इलेक्शन अपने टाइम पर करने में कामयाब हो जाती, तब तक पीटीआई की जानिब से टफ टाइम दिया जाएगा, और अगर इलेक्शन जनरली जल्दी हो जाते हैं तो उस सूरत में भी पीटीएम की जानिब से बहुत टफ टाइम दिया जाएगा, तो स्टेबिलिटी की तरफ कोई नहीं जा रही दोनों। तो सर क्या लगता है कि इस वक्त आपने बात की मार्शल लॉ के हवाले से, क्या सिचुएशन लगती है कि किस पार्टी को या किस साइड पे ज्यादा फायदा होगा, मुल्क के अंदर क्या नुकसान होंगे, क्या फायदे होंगे, क्या लगता है? अच्छा, इसमें ना वैसे मिक्स सिचुएशन है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इतना आगे बढ़ चुकी है कि अब वो वापसी का रास्ता उस तरह से उनके पास मौजूद नहीं है। ऑल दो के वक्ती उनको जरूर फायदा होगा, लॉन्ग टर्म तो उनको नुकसान ही होगा। अगर 10 से 15 साल के लिए अगर मार्शल लॉ लग जाता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो उस हिसाब से तो लॉन्ग टर्म नुकसान है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग उनको फायदा हो सकता है कि उनकी स्किन सेव हो सकती है कुछ अर्से के लिए। अब देखिए ये कि जो इस वक्त जो पीडीएम की कंडीशन जा रही है, हमने देखा जिमनी इलेक्शन के अंदर जो इमरान खान साहब की जो पोजीशन है इस वक्त, वो इसी वजह से इलेक्शन पे जोर दे रहे हैं कि उनको बिल्कुल श्योर शॉट है कि मैंने क्लीन स्वीप करना है और मैंने 3/4 मेजोरिटी नहीं बल्कि मैक्सिमम मेजोरिटी के साथ आ जाना है। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं इलेक्शन की तरफ जाए, और यही खौफ पीडीएम को खाया जा रहा है कि जिमनी इलेक्शन में कोई अच्छी कंडीशन नहीं है, तो इसीलिए हम शायद बहुत वीक है, इसलिए हमें अभी होमवर्क करने की जरूरत है, डिलीवरी की जरूरत है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ अगर मार्शल लॉ की तरफ जाते हैं तो शायद पीडीएम को ज्यादा फायदा होगा, और शायद कुछ फायदा पीटीआई को भी होगा इस हवाले से कि अगर वो कैलकुलेट तो करके बैठे हैं कि हम यकीनन विन करेंगे, और अगर विन ना किया तो वापसी का रास्ता भी हमारे पास नहीं है। तो चीजें को मिक्स अभी मिली जुली सी सिचुएशन है, कोई ऐसा कहा नहीं जा सकता कोई एक पार्टी बहुत फायदा उठाएगी। सर यहाँ पे मैं सवाल करना चाहूंगी कि हम खुद भी जानते हैं दैट वर्स्ट डेमोक्रेसी इज बेटर देन बेस्ट डिक्टेटरशिप। तो बहुत सारे मामलात हैं जो डिक्टेटरशिप की वजह से जो है इफेक्ट होते हैं। तो आपके ख्याल में हम लोग पार्टीज की बात तो करते हैं कि इसको फायदा होगा, इस पार्टी को फायदा नहीं होगा, अवाम को किस चीज में फायदा है, अवाम का रिलीफ किस चीज में?
अच्छा देखिए, डेमोक्रेसी, नो डाउट डेमोक्रेसी तो बेस्ट है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी मुल्क की जो सालबियत के लिए। लेकिन मसला हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है कहाँ पे? क्या पाकिस्तान की जो पार्टीज हैं उनमें डेमोक्रेसी है? वहां पे फेयर इलेक्शंस होते हैं? क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ओरिजिनेटर के अलावा कोई और इस पार्टी को लीड करेगा? तो जवाब है नहीं। क्या पार्टी के जो दीगर मेंबरान या इनके जो सीनियर मेंबरान होते हैं उनकी बात को सुना और समझा जाता है, उनको अहमियत दी जाती है, या सिर्फ और सिर्फ टॉप लीडरशिप का ही हक है इन चीजों को डिसाइड करना? जब भी कोई इख्तलाफ आता है तो वो उससे टॉप लीडरशिप का अगर इख्तलाफ होता है तो उनको रिफ्यूज करके निकाल दिया जाता है। तो ऐसी जो जमहूरियत है जहां पर सिर्फ टॉप लीडरशिप ने ही डिसाइड करना, तो वो जमहूरियत तो नहीं हुई, वो तो डिक्टेटरशिप ही है। अब इस सिचुएशन में आपने कहा कि पिछले 15 साल के अंदर तकरीबन 2007 से लेके अब तक, जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम से लेके अब तक जो अनस्टेबिलिटी है, उस तरीके से हम देखते जा रहे हैं चीजें वक्त के साथ साथ कमजोर होती जा रही है। हमने 2002-2003 में जो स्टेबिलिटी का टाइम देखा, इकोनॉमिकल ग्रोथ का टाइम देखा, वो हमें बेहतर लगा। तो हम ये कैलकुलेट करने में कामयाब हुए हैं कि डिक्टेटरशिप इस वक्त पाकिस्तान की शायद डिक्टेटरशिप जरूरत है, क्योंकि अगर वन मैन शो होगा, असल में पता है कि इशू क्या है, डेमोक्रेसी वहां पे कामयाब होती है जहां पे तनकीद बराए इस्लाह होती है, तनकीद बराए तनकीद नहीं होती, नहीं होती। अब हमने क्या करना है कि अगर ये मेट्रो बस बनी है तो अगर वो मुल्क कौम के फायदे के लिए, तो हम ये देखेंगे कि नून लीग ने बनाई है इसलिए हमने इसको निगेट करना ही करना है, इसको हमने गलत कहना ही कहना है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि बाकी अगर कोई प्रोजेक्ट अनाउंस होने जा रहा है, अगर नैब अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है, तो बजाय इसके को हम सपोर्ट और प्रमोट करें और चांसेस प्रोवाइड करें कि अगर कोई गलत है तो उसको खत्म किया जाए, हमने उसको निगेट करना ही करना है, तो फिर चीजें दुरुस्त नहीं होती। बिल्कुल सर, अच्छा यहाँ पे बिल्कुल आपको सॉरी इंटरप्ट करूं, यहाँ पे बात की आपने, जैसे कि आपने बताया कि इस वक्त जो है पीडीएम को ज्यादा फायदा होने वाला है आर्मी चीफ के हवाले से, लेकिन अगर बात करें, क्योंकि बात जो है प्रोसीजर के मुताबिक पीएम ही जो है आर्मी चीफ को तैनात करता है। अगर हिस्ट्री दोहराई जाए तो वहाँ पे जो भी पीएम अपॉइंट करता है किसी भी आर्मी चीफ को, तो उसके बाद वही पीएम फिर अपनी सीट से नजर नहीं आता। तो पूरी हिस्ट्री में पूरी सीरीज है इस चीज की, तो क्या लगता है कैसे देख रहे हैं इस चीज को? यही चीज मैं शुरू में कह रहा हूँ कि क्यूरियोसिटी आवाम के अंदर भी नहीं होनी चाहिए, और ये जो खलबली मची हुई है ये भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे तजुर्बात कोई अच्छे नहीं रहे। हमने भुट्टो साहब को भी देखा, हमने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टाइम भी देखा, हमने खास तौर पे नून लीग का भी टाइम देखा कि नून लीग की किस्मत पे जब भी उनका टाइम आता है वो किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तयन कर जो मेरिट लिस्ट के बाद फाइनल डिसीजन लेती हैं, और हर दफा उनके साथ, चाहे वो मुशर्रफ साहब के दौर पे देख ले या अभी कमर बाजवा साहब के दौर पे देख ले, तो उनके साथ यही होती है। तो फिर हम इसमें कैसे कह सकते हैं? इससे ये चीज साबित होती है, जो चीज मुझे नजर आती है, कि आर्मी का इदारा जब अपना चीफ मुकर्रर कर देते हैं तो वो पार्टी बाजी से बाहर निकल जाती है। वो ये नहीं देखते कि हमें लाने वाला कौन था, हमें सिलेक्ट करने वाला कौन था, बल्कि उन्होंने ये देखना होता है कि हमारे लिए बेहतर क्या है या इस मुल्क के लिए बेहतर क्या है। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर हम इतनी क्यूरियोसिटी और इतनी हाइप क्यों क्रिएट करते हैं? हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है कि मेरिट के मुताबिक इतनी हो रही है, होने दे। अगर ये नॉन लीग मुकर्रर करती है किसी आर्मी चीफ को, तब भी इसका फेट क्या होगा, या पीटीआई की जानिब से अगर उनकी हुकूमत होती वो मुकर्रर करते तो भी उसका फेट क्या होगा, ये कुछ भी हो सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर हम आर्मी को अपनी मर्जी का लेकर आएंगे तो के वफादात हमारे होंगे। बस एक चांस और उम्मीद है। अभी भी हमने इन तजर्बों से फायदा नहीं उठाया, तो फिर कब तक हम इन उम्मीदों के ऊपर, इन धोखों के ऊपर धोखा मजीद खाते रहेंगे? मैं समझता हूँ हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए अपनी डिलीवरी के ऊपर। क्या डिलीवर करें, काम करें, प्रोग्रेस करें, इस मुल्क को जो फंसा हुआ है इकोनॉमिकल कंडीशन में, इसको बाहर निकालें, इंटरनेशनल पॉलिसी को बेहतर करें, तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। अगला इलेक्शन आपका खुद ब खुद कंफर्म हो जाएगा। लेकिन इन चीजों से जो से बाहर निकले। बिल्कुल आगा सर, यहाँ पर मैं अभी तक वहीं पर स्टक हूँ। आपकी तरफ से ये कहा गया कि मार्शल लॉ, अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन को देखें तो हमारी आवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हो सकता है। अगर हम लोग हिस्ट्री में भी देखें तो ये हमारे लिए एक बेहतर डिसीजन हो सकता है। तो क्या डेमोक्रेसी इन अ सेंस फेल हो गई है आपके ख्याल में? कि डेमोक्रेसी अपना असल मकसद जो है उसको हासिल करने में नाकाम हो चुकी है? डू वी थिंक डेमोक्रेसी फेल्स हियर? अभी तक तो यही नजर आ रहा है। 4 साल आप पीटीआई की भी देख लें, 1 साल उनका भी देख लें, 5 साल पीछे मुस्लिम लीग नून के भी देख लें। अगर ग्राफ देखें तो इकोनॉमिकल ग्राफ भी कितना जा रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हम नाकाम हैं, और वेरी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी किसी भी हवाले से हमें देखने में नजर नहीं आई।
अभी तक तो चीजें ग्राफ बैक टू बैक नजर आ रही हैं। तो चीजें जो होती है वो जो कहते हैं दिखता है वो बिकता है, तो हमें ऐसे। देखने में क्या नजर है, तब्दीली का नारा आया, तब्दीली नारे ने क्या किया, यही चीजें थी जिसको देखते हुए आपने देखा कि कौम ने इमरान खान को वोट क्यों दिया, तब्दीली के नारे पे और एक उम्मीद पे। यानी पहले कौम नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मिली भगत है या उनकी जो डिलीवरी है, कारकर्दगी है, उससे तंग थे, और जिसकी वजह से इमरान खान साहब को मौका मिला। लेकिन अब उसके बाद 4 साल के बाद देखा कि बैक टू बैक चीजें गई हैं। एहतसाब की तरफ भी इवन 4 साल नारा लगाया गया, लेकिन जो भी वजूहत थी, जो भी रीजन थी, लेकिन खातिर खा प्रोग्रेस ना उसकी, अलबत्ता कौम का अरबों करोड़ों रुपए इन जो प्रोटोकॉल्स के ऊपर, जो अदालतों में आने जाने के प्रोटोकॉल्स के ऊपर खर्च जरूर हुआ। सो हमने देखा कि इकोनॉमिकल कंडीशन में जरा बराबर बेहतरी नहीं आई, बल्कि उल्टा एकदम से ऐसा ग्राफ गिरा कि चीजें खराब से खराब तरीन होती चली गई। तो मेरे ख्याल के बताने की, बल्कि चीज एक अंडरस्टूड है कि पाकिस्तान में इस वक्त डेमोक्रेसी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तनकीद बराए तनकीद, चूंकि ये मेरी पार्टी से ये गलत है, अगर यही काम मैंने तो दुरुस्त होता। बिल्कुल, तो बस ये की जारी है। सर आगाज साजिद साहब, हमारे साथ मौजूद बहुत हैं, शुक्रिया उनका हमें यही ज्वाइन तरफ करने कहा के लिए। गया कि तनकीद बराए तनकीद की जाती है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, और डेमोक्रेसी फेल होती नजर आती है। और आर्मी चीफ की तारीफी का मामला है तो तो वो तो खैर मेरिट पर ही होगा, हमें किसी के खिलाफ बयानात नहीं देने चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो रही है, वो ही चीज़ जो है आवाम के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर रही है। एक इदारा है, उसके अंदर एक चीज़ अपॉइंट हो रही है तो उसको होने देनी चाहिए। तो खैर इस पर मजीद डेवलपमेंट भी देखने में आएगी, तो देखना यह है कि अब फैसला क्या होगा। तो जी अब हम लोग जो है पॉलिटिक्स खेल चुके हैं, तो अब बारी आ चुकी है हमारी जी गोल्ड की प्राइस की। तो अब इतने सारे धचकों के बाद अब फाइनली बारी आ गई है कि हम आपको एक और धचका दे दे, और वो धचका ये है जी कि गोल्ड की प्राइस के अंदर आलमी मार्केट के अंदर भी एक इंक्रीज, और एक ग्राफ के अंदर ऊपर वाला जो निशान होता है ना, एरो होता है, वो नजर आ रहा है, और $8 जो है आलमी मार्केट के अंदर गोल्ड की प्राइस इंक्रीज हो चुकी है। बिल्कुल, सोने की कीमत बढ़ चुकी है डे बाय डे। हम रिसेंट भी बात कर रहे थे तो वीक्स के साथ जो है इसमें प्राइस बढ़ती जा रही है, तो वंस अगेन दोबारा बढ़ गए हैं। अभी तो शादी के सीजन शुरू ही हुए हैं, अभी तो वो जो है मैरिज हॉल्स की जो बुकिंग स्टार्ट हुई है, तो साथ साथ इनकी प्राइस भी शुरू हो चुकी है, अप जा रही है। और यासिर, पहले तो हम बात करते थे कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर शादियों में रिवाज है और ये सारी चीजें हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है शादी तब तक होती नहीं है जब तक गोल्ड जो है वो ना बन जाए, लड़की के जेवरात ना तैयार हो जाए। लेकिन ये बात पाकिस्तान की नहीं है, ये पाकिस्तान बात जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब है जी, कि गोल्ड की प्राइस के अंदर इंक्रीज जो है वो फील किया गया है। पहले आलमी मार्केट के अंदर जो है ये इंक्रीज नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो है हमें डे बाय डे इसके अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट्स नजर आ रही थी, इंक्रीज नजर आ रहा था, एक बीम नजर आ रहा था। लेकिन जी अब तो जो है हमारा असर पकड़ लिया है आलमी मार्केट ने भी। बिल्कुल, एक्चुअली और बाहर मसला हो सकता है, लेकिन हमारा मसला शादियों का है। जो बरसगीर में शादियां होती हैं वहां पे सोने का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। वहां पे खैर इंटरनेशनल मार्केट है, सिलसिला चलता है, बिजनेस है, सब कुछ ओके है, लेकिन यहाँ जो लोग खरीदने जा रहे हैं इस सीजन के अंदर जो रेट बढ़ता जा रहा है वो बहुत अलार्मिंग है उन लोगों के लिए। और मजेदार सी आपको बात बताते चले कि ये इन अ लॉन्ग रन यासिर डी डॉलराइजेशन जो है इस पर बड़ा इम्पैक्ट करती है। डी डॉलराइजेशन हम तब करते हैं जब हम लोग डॉलर में नहीं बल्कि गोल्ड में ट्रेड करते हैं, तो वो एक चीज जो है इसके लिए जो है गोल्ड को बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो वाकई में बहुत सारी कंट्रीज ये कर भी रही हैं, और वो लोग गोल्ड के अंदर अपनी ट्रेड करती हैं ताकि जो है डॉलर की जो एक इंक्रीज के अंदर आसमानों को जो डॉलर छूता है ना उससे जो है ओवरकम किया जा सके। लेकिन भाई डॉलर भी बड़ा तेज है, डॉलर कहता है तुम ऐसे करोगे तो हम ऐसे करेगा। तो ये बिल्कुल, गोल्ड बहुत मैटर करता है। जो है अगर गोल्ड एक ऐसी वाहिद करेंसी है जो कि कभी भी जाया नहीं जाती, जब तक पड़ी है जितनी पड़ी है उतनी और महंगी होती जाती है। एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है, जो लोग इसको बहुत बिजनेस करते हैं इस पे जो है। तो इससे मुझे याद आता है लास्ट टाइम जो है हम एक सीरीज देख रहे थे, याद होगा आपको, मनी हाइस्ट के हवाले से। तो वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो पहले पैसा चोरी करते हैं, फिर उनको लगता है पैसे में कुछ नहीं है, गोल्ड चोरी करो, वो बहुत बड़ी करेंसी है, तो वहां पे फिर गोल्ड चोरी करते हैं, जो है वो काम शुरू करते हैं, कार्रवाइयां डालते हैं। तो जी $8 सोना महंगा और डॉलर फी ऑन्स जो है $1,748 में मिलने वाला है आपको।
और ये जो है ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करें। और अगर हम लोग 1 तोला सोना की बात करें तो 550 रुपए, पाकिस्तान की मार्केट की बात कर ली जाए तो 550 रुपए महंगा हो चुका है सोना मजीद। और अब आपको 1 तोला सोना जो है जी वो आपको मिलेगा 1,59,050 रुपए में। तो बिल्कुल, जिन्होंने शादियां करनी थी ना वो पोस्टपोन कर दे। गोल्ड का वास्ता जो है ना वो हमारे उसमें नहीं रहा। नहीं, गोल्ड का वास्ता जो है वो खवातीन से ही पड़ता है, लेकिन खवातीन ये बता रही हैं अपने घर वालों को, पेरेंट्स को या आने वाले को, भाई ये कीमत हो गई है, ये हिसाब किताब है, आगे आप देख लें। तो ये मसला है, क्योंकि मर्द पे कहते हैं वैसे सोना हराम है। बिल्कुल सोना हराम है, तो वही कहते हैं ना कि एक्चुअल में ये सारी चीजें देख के तो फिर इसको मतलब लोग ना फिर सुन्नती तरीके की तरफ आ जाते हैं, यार इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, सादगी में करनी चाहिए, सादगी में रहना चाहिए, सादगी में ही भलाई है, सादगी में ही खूबसूरती है। तो ये सारी चीजें भी, सादगी में ताजगी है, तो ये सारी चीजें भी फिर आ जाती है। लेकिन ये है कि असल बात ये है कि जी अंगूर खट्टे हैं, मैं तो नहीं ले सकती, मतलब मेरी मंगनी तो पोस्टपोन हो चुकी है। बिल्कुल। तो खैर ये सब पे बात हो रही थी, इसके अलावा भी बहुत इश्यूज और हैं। उसके बाद जी यासिर ऑयल और घी की भी बात कर लेते हैं जी। तो ऑयल और घी के अंदर भी प्राइस की आज वैसे हम टेंशन पे टेंशन नहीं दिए जा रहे हैं, एक तरफ जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऊपर से सोने की बात तो होता है फिर इस तरह के कामों में। तो ये सारी चीजें भी है, लेकिन कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं आपको डराएंगे। तो ऑयल और घी की जो प्राइस है उसके अंदर कमी फील की गई है मिर्जान, और उसका ये बड़ी मजेदार सी बात हो गई कि कमी जब होती है ना अंदर से खुशी होती है। अच्छा 2 रुपए की भी कमी हो तो वो कमी फील होती है कि यार शुक्र है कोई रिलीफ दिया गया है। अच्छा हम लोग अगर देखें ग्राफ को देखें, 20 रुपए बढ़ाया जाता है, 2 रुपए कम किया जाता है और हम खुश हो रहे होते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डल जाता है। और जो टेंशन की रेशियो बराबर रहती है, अगर पेट्रोल 5 रुपए बढ़े तो वही एहतजाज होता है, अगर 50 रुपए बढ़े तब भी वही एहतजाज होता है। ये हमारी मेंटल सोच है, जो हम जिस तरह से सोचते चीजों को लेकर चलते हैं। महंगाई जितनी भी हो हम उसके मुताबिक यूज्ड टू हो जाते हैं, चल लेते हैं, लेकिन फिर भी जो मिडिल क्लास है वो अफोर्ड कर लेता है, लेकिन जो छोटा तबका है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, दिल बर्दाश्ता हो जाता है। तो इस वजह से उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो डेली वेजेस पे हैं, जो डेली ताज़ा लेते हैं, ताज़ा पकाते हैं, उनके लिए बहुत अलार्मिंग इशू है ये। एग्जैक्टली। और इस तरह के जो सिचुएशंस हैं उनसे हम लोगों को ओवरकम होना चाहिए। और यार वैसे भी अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को ज़्यादा फ्राइड चीज़ों और इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमारे लिए इन लॉन्ग रन ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल और ज़्यादा अब आप वो बयान दे रही हैं ऐसा इकबाल वाला कि अब चाय जो है वो महंगी हो रही है तो आप चाय पीना छोड़ दें, हो रही है तो उसको पीना छोड़ दें। तो वाकई में ऐसा वाकई में होता है यार, और इस तरह की सिचुएशंस आ जाती है, कोई मसला नहीं है, होता रहता है। हाँ। तो ये सारी सिचुएशंस भी जो है ये हमारे सामने है। और उसके बाद लेकिन आपकी बात वैलिड है कि हमें जो है चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, जो भी हमारी घी में पकने वाली चीजें हैं इनसे दूर रहना चाहिए। वैसे भी फैट करती हैं, बीमार करती हैं। आप तो करेंगे सारी बातें, महंगा जो हो गया आपका ज्यादा होता है भाई, हार्ट की बीमारियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। बिल्कुल, ये हम आपको दिलासे दे रहे हैं, दिलासे दे रहे हैं। सारी बात है, हमने क्या डराएंगे नहीं, तो खैर आप एहतियात करें और बचाएं चीजों को, वरना सारी पता है जिस तरह से वो स्काई रॉकेटिंग की तरह ऑयल ऊपर गया है, जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, ऑयल की भी उस तरह से बढ़ी है। फिर एक्चुअली मसला ये हो कि पाकिस्तान में ऑयल खत्म हो गया था, फिर हमने बाहर से मंगवाया तो उसकी जरूरत को वहां पे हमने पाकिस्तान में पूरा किया। इसके अलावा भी अशियाए खुर्दोनोश के बारे में बात करें तो यहाँ से बात की जा रही है दर्जा दोम के ऑयल और घी की। तो इज इट अ सब्सटेंशियल, और हम लोग इसको सबस्टैंडर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो है ये कहा है कि 8 रुपए तक हम लोग कमी करेंगे और सार्फिन को अब दर्जा दोम का घी और ऑयल 490 रुपए फी किलो में मिलेगा। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के बाद अब शहर की ओपन मार्केट में भी घी और ऑयल की जो कीमत है उसके अंदर कमी महसूस की गई है। बिल्कुल, लेकिन कमी तो फिर कमी का फायदा ना हुआ अगर 2 रुपए बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं तो एक्चुअली हम अक्सर जाते होते हैं ना तो शॉप पे, तो कहीं तो अगर बात से करते हैं कि अगर कहीं 5 रुपए या 3 रुपए बढ़ा देते हैं तो कहते हैं यार अगर चीज 95 की है या तो उसको 90 की करो या फिर 100 की करो। ये सिक्कों वाला हिसाब हमसे नहीं बर्दाश्त होता, सिक्के नहीं संभाले जाते हमसे, सिक्के गिर जाते हैं। लिटरली नहीं या सिर्फ बहुत सारी जगहों पर इस तरह से होता है कि प्राइस होती है 7,999, तो वो ऐसा ही लगता है जैसे 7,000 का लेके आए हैं, लेकिन असल में वो 8,000 का होता है। वो एक्चुअली वो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है इस बिजनेस के हवाले से, बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है आप पे। और मैंने खुद ये नोटिस किया है भाई, आप किसी भी ब्रांड पे चले जाएं तो उसके अंदर ओरिजिनल प्राइस तो लिखी नहीं ना होती, उसके अंदर इसी तरह से 999 का इस्तेमाल किया जाता है और वो एक्चुअल में फील होता है। और जो वहाँ पे जो सेल्समैन होते हैं वो बड़े तरीके से कहते हैं, अगर एक चीज है 800 की यानी कि 799 की, तो कहते हैं
799 की है। तो जी। इस तरह 700 पे जोर देते हैं और 99 पे जरा थोड़ा हल्का हो जाते हैं। तो हमें भी फील होता है कि वाकई में यार 700 की है, वो 100 रुपीज लग भी जाते हैं और पता भी नहीं चलता। हाँ, बिल्कुल। तो इस तरह से मतलब ये तो छोटी बात है, मतलब लाइक 100 की बात है, लोग 10,000 में भी इस तरह की चीज कर लेते हैं। 99,999। वो तो फिर पूरे 1000 का हिसाब आ गया ना, हाँ। इतना बड़ा बचत हो गई आपके पास। और हाँ। फिर जो है बहुत से शॉप्स ऐसी होती हैं जहाँ पे सिक्के वगैरह का रिवाज नहीं चलता, वहाँ पे कैंडी दी जाती है, हाँ। लॉलीपॉप दिया जाता है। और कहीं पे कुछ भी नहीं दिया, हमें 1 रुपए का तो कुछ भी नहीं मिलता ना, तो फिर वो हम लोग जब कहते हैं ना कि अच्छा मैं बहुत ज्यादा इस चीज को कहती हूँ कि अगर 7,999 लिखा है तो मेरे 1 रुपए वापस करो, तो कहते हैं आपका वैसे ये 1 रुपए का वो शॉपर है। पॉइंट बड़े वैलिड है इस तरह की, हाँ। वो भी करेंसी है, हमें पैसे वापस करने चाहिए। हाँ। तो अच्छा, तो मैंने उनसे पूछा तो आगे से मुझे पता है क्या कहते ये जो शॉपर आप जिसके अंदर डाल के लेके जा रही है 1 रुपए का ये है। अब तो वो भी खत्म हो गया, क्योंकि हाँ। उसके बाद अब भी उस पे भी प्राइस लगा दी है। अब तो शॉपर बैग्स खत्म हो गए, जो दूसरे बैग हैं जो अब नए बन रहे हैं तो उसकी भी प्राइस लगा दी गई है। अच्छा, इसका देखो चीज मैटर करती है, जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है ना तो साथ जो पॉइंट्स होते हैं, यानी कि 250.48 पॉइंट 58 पॉइंट, तो इस पे लोगों का बड़े सवाल आते हैं कि इतने पॉइंट्स क्यों बढ़ा जाते हैं। पाकिस्तान की मिनिमम करेंसी तो सिर्फ 1 रुपया है, 1 से कम तो है नहीं, तो वो पॉइंट्स कहाँ जाते हैं, वो ऐसे। पॉइंट्स कहाँ जाते हैं, वो फिर आपका सवाल वाकई वैलिड बनता है, कहाँ जाते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है जी। और उसके साथ साथ जी हम लोग अब आप बात कर लेते हैं जी अर्थक्वेक के बारे में, जो कि टर्की के अंदर महसूस किया गया। कौमी इदारा सेहत NIA ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 6,600 और कोविड की सिचुएशन भी यार बहुत ज्यादा सवेयर चल रही है, नहीं? बिल्कुल। और ये सारी चीजें भी हमें नजर आ रही हैं। और तुर्क मीडिया के मुताबिक जो है जल्जला मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे के करीब पेश आया और जल्जले के अंदर ज़िले की बड़ी शिद्दत सारी थी, लेकिन situation जो है सामने आई। थैंक गॉड कि वहाँ पे ज्यादा कोई नुकसान नहीं या, हुआ, 10 अफराद नुकसान जख्मी नहीं हुए। हुआ, खैर, कोई बात बिल्कुल। नहीं। तो खैर ये इसके अलावा जो बेहतर अलार्मिंग इशू अब जो स्टार्ट हो रहा है वो और कोविड का है। कोविड बहुत ज्यादा जो है वो सवेयर चल रहा है इस वक्त, और कोविड की सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा सवेयर है। 24 घंटों के अंदर 6,666 कोरोना टेस्ट जो है बिल्कुल, वो लोग किए वंस गए। अगेन इसको कंपेयर कर रहे हैं चाइना से, क्योंकि चाइना में जो है कोविड की रेशो बढ़ती जा रही है। वहां पे पहले वहां से स्टार्ट हुआ था कोविड-19 के दौर में, अब एक और शहर में मेरे ख्याल से बीजिंग से वहां स्टार्ट हो रहा है और वहां से कोविड की रेशो बढ़ी है, तो वहां पे जो है दोबारा से लॉकडाउन और जो है रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट कर दी गई हैं। लोग समझ रहे हैं दोबारा से चाइना आ रहा है, फिर कोई ना कोई नया कोई वबाल आ रहा है, लोग तैयार हैं, तो इस पे थोड़े से डरे भी हुए हैं। तो लेकिन कोविड की छठी वेव है। चाइना ने ये पॉलिसी इख्तियार कर ली है जी, जीरो कोविड पॉलिसी के तब तक हम लोग फंक्शंस जो है अपने स्टार्ट नहीं करेंगे, अपने काम उस तरह से जो है लेकर नहीं चलेंगे जब तक चाइना जो है वो कंप्लीटली कोविड को बीट नहीं कर लेता। और वहां पर जो एक लॉकडाउन की सिचुएशन भी देखी जा रही है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर जो मस्बत केसेस आए हैं, उनके अंदर जो 6,000 से ऊपर जो है टेस्ट किए गए, तो उसके अंदर 27 मस्बत केसेस आए हैं और शरह जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बढ़ने की जो शरह है वो कम है, लेकिन फिर भी एक इंक्रीज जो है वो हमें नजर आ रहा है। और 0.41% हो चुकी है जी हमारी परसेंटेज, अगर हम लोग मुस्बत केसेस की बात करें। और 40 मरीजों की हालत जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है कोविड से रिलेटेड वो इंतहाई तशवीश। इस तरह के केसेस आते रहेंगे क्योंकि अभी तक हमने वैक्सीन नहीं करवाई, हम कह के थक गए कि डोसेस करवाएं। एग्जैक्टली, आपने घबराना नहीं है, अपने करीबी वैक्सीनेशन सेंटर का जो रुख है वो अब आप कर लें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है जी। और जान है तो जहान है, इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करें और कोविड से फाइट करने की जो एबिलिटी है। बिल्कुल, अगर किसने 2 डोसेस लगवाई भी हुई हैं तो ये ना समझे कि 2 डोसेस के बाद वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। आपको बूस्टर, बिल्कुल बूस्टर लाजमी लगवाना है, क्योंकि छठी वेव आ चुकी है। हम नहीं एक्सपेक्ट करें कि छठी वेव भी आएगी, लेकिन हमने अगर कोविड से बचना है, 7वीं 8वीं वेव से बचना है, तो हमें इस चीज का मेक श्योर करना होगा कि हम बूस्टर को भी लगवा लें। और स्पेशल जो बहुत से लोग जिन्होंने फेक कार्ड्स बनवाए हुए हैं बगैर कोरोना से वो वैक्सीन लगवाए, तो उनके लिए खतरा है कि वो दोबारा वैक्सीन नहीं लगवा पाएंगे। जी, तो अपने साथ करप्शन ना करें, अपने आप को जो है और अपनी जान को सीरियस लें। और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई वो वैक्सीन लगवाएं, दोनों डोजेस लगवाएं और उसके बाद बूस्टर डोज लगवाएं। और जिन्होंने लगवा ली है और अपना हक अदा करके बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि प्लीज बूस्टर डोज भी लगवा लें, वो भी आप ही के लिए मुतारिफ करवाई गई है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जी टाइम हो चुका है बिल्कुल हमारे
डेंगू को डिस्कस करने का, तो डेंगू भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो हमें नजर आता है। अगर हम देखें अब की सिचुएशन में तो मच्छर हो गए हैं, ना रात को सोने और देते पूरे हैं। पंजाब में मच्छर फैल चुका है। एग्जैक्टली, और पंजाब के अंदर जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है और बहुत ज्यादा लोग इफेक्ट हो रहे हैं, और इसके लिए हम आपको हमेशा लेकिन इसमें बताते थोड़ी सी हैं। खुशी की खबर भी है, क्योंकि जो डेंगू है वो सर्दियों में कम इफेक्ट होता है। सर्दियां आ गई हैं तो डेंगू भी छुप जाता है हमारे, जैसे हम छुप जाते हैं सर्दियों में। तो इस तरह से आपकी जो रेशो है डेंगू की जो काटने की है वो भी कम हो जाएगी। ऊपर से वैसे भी हमारे फुल स्लीव्स होते हैं, अब तो जैकेट्स पहनी है, और आप ग्लव्स लोगों ने पहने हैं। लेट कपड़े पहने होते तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। तो बेहतर यही है कि आप एहतियात की तरफ जाए, बनिस्बत इसके कि आप बीमार हो जाएं, अपने आप को इफेक्ट करें, आपका इम्यून सिस्टम इफेक्ट हो, आपका रोजमर्रा का जो रूटीन है वो इफेक्ट, और उसके बाद जाके आप इलाज की तरफ जाए, तो बेहतर है कि भाई एहतियात ही कर ली जाए। तो बेहतर है कि आप लोग एहतियात कर लें और एहतियात करके जो है अपने आप को सेफ बनाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। तो ये सारी चीजें जो है हम आपको बताते रहते हैं और बताते रहेंगे जब तक कि आपकी तरफ से पॉजिटिविटी हमें शो नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हम लोग करते रहेंगे। तो डेंगू के लिए अगर हम बात करें तो डेंगू के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जी कि आप लोग एक तो अपनी इम्यून सिस्टम का बहुत ख्याल रखें और इंडोर सोए, और अपनी जो खिड़कियां वगैरह हैं और इस तरह के, और सोने से पहले आप थोड़ा सा स्प्रे कर लिया करें और थोड़ा सा उसको स्टे की दिया करें, उसके बाद जाके सो जाया करें। तो इस तरह की चीजें भी आप लोग करें। और हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, रिस्पॉन्स अच्छा आया कोविड के हवाले से, पोलियो के हवाले से, डेंगू के हवाले से लोगों ने केयर की है, रेशो काफी है। ये पाकिस्तान के रिजल्ट अच्छे आए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मेक श्योर करना है जिस तरह से पोलियो को हमने खत्म किया, इसको भी खत्म करना है। आप लोग फाइट कर रहे हैं डेंगू से, जिस तरह से आप लोग फाइट कर रहे हैं मलेरिया से, इस तरह से आप लोग कोविड से भी फाइट करें। और आप खुद जानते हैं यासिर, अगर हम लोग देखें आज से तकरीबन 6 साल पहले तो देयर वाज नो डेंगू वाला कोई सिचुएशन, कोई सीन नहीं था। तो उसके बाद जो है डेंगू आया, उसने बहुत सारे लोगों को इफेक्ट किया, बहुत ज्यादा जो है एक पेंडेमिक की तरह इसने इफेक्ट किया और बहुत ज्यादा लोगों इससे इफेक्ट हुए, डेथ्स भी बहुत ज्यादा हुई, डेथ रिकॉर्ड बहुत ज्यादा था। लेकिन उसके बाद फिर इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया, क्योंकि हमें पता है अच्छा ये सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये हम मतलब हर मौसम के अंदर साथ एक मौसमी बीमारी की तरह आता है, तो हमें खुद ही इसका एहतियात करना होगा। तो इसी तरह से कोविड को भी अब नॉर्मलाइज करें और नॉर्मलाइज करते हुए जी है इसकी तरफ जाए। और इसी के साथ साथ मेरे ख्याल में हमने बहुत वक्त ले लिया है, हमारा भी पानी पीने का, नाश्ता करने का टाइम हो चुका है जी, और हम लोग अपना नाश्ता छोड़ के आपके लिए आके बैठते हैं आपकी सुबह को ताजा करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपकी सुबह बहुत ताजा हुई होगी। पॉलिटिक्स का तड़का थोड़ा ज्यादा था, उसके साथ साथ हमने बहुत सारी बातें भी की। तो इसी के साथ साथ आपसे चाहेंगे इजाजत, अपना और अपनों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। देखते रहे सुबह की आवाज हमारे साथ।